This conference अच्छा will now be recorded. अच्छा ठीक है. Okay, very good morning to all of you. In the second question paper of JEE Mains, today we are going to discuss few questions. जो आपने डाउट मुझे भेजे हैं वो हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं. बट उसके पहले मैं चाहूंगा कि आप लोग थोड़ा सा अपना कुछ कंट्रीब्यूट करो. मुझे कुछ एक्सप्लेन करो कि आपने ये कैसे बनाया, ताकि मुझे पता चले कि आपका कंसेप्ट कहाँ किस लेवल पे है, आप कैसे सोचते हो. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम. अच्छा, आप लोग वीडियो ऑन नहीं किया, वीडियो ऑन तो कर लो यार. कपड़े पहनो ना पार्थ. हाँ सर पहनो. ठीक है, वीडियो ऑन कर लीजिए. नहीं बोलो ना, अभी सो के उठा है, तो मुझे लगा पता नहीं सीधा बेड से उठ के आ रहा है बोल के. वीडियो ऑन कर बेड से लीजिए. उठ के आयो. ठीक है, गुड गुड, सब अच्छे लग रहे हैं. पढ़ाई दिन में ज्यादा क्या करो पार, बजाय रात में करने के. फिजिकली यस मेंटली सर. ज्यादा फिट रहोगे. देखो क्वेश्चन नंबर 51. आदि, मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा एक्सप्लेन करो. क्वेश्चन भी पहले पढ़ो और इसका अप्रोच क्या होगा थोड़ा बात करते हैं. यस सर. सो इसमें हमको दो अननोन वेरिएबल्स है k और r, जो एक ऑर्डर्ड पेयर है. एंड हमको एक रिलेशन दे दिया है कि 6 into 35 cr इक्वल टू k स्क्वायर माइनस 3 into 36 cr plus 1. k एक इंटीजर है तो उसको अपन डेसिमल्स में नहीं ले सकते, तो हमको k का वैल्यू बताना है. ठीक है. सर हमने इसमें जो कॉम्बिनेशन है उसको पूरा खोल दिए एंड उसको पूरा सॉल्व करके हमको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाता है. 6k स्क्वायर माइनस 19 माइनस r इक्वल टू 0. अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि जैसे ये तो आप खैर कंपेयर करोगे ही है ना इसको, कि जो भी Yes, आप sir. निकालोगे कि इंटीजर है यहाँ पे, ऑब्वियसली आप इस पे एनसीआर का ही फॉर्मूला लगाने वाले हैं, इसमें और कुछ खास होगा नहीं. ठीक है, तो अब ये बताओ मुझे ओम दीवान की इसमें आर की पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है. क्या आर 35 से ज्यादा हो सकता है क्या? नहीं सर इसमें आर की यही कंडीशन हो जाएगी, क्योंकि जो एनसीआर में एनसीआर वाला फॉर्मूला होता है उसमें एन से हमेशा छोटा होता है यार. छोटा ही होगा. और दूसरी चीज ये कि आर कभी नेगेटिव भी नहीं हो सकता है. हाँ सर, नेगेटिव भी नहीं हो सकता सर जीरो इसमें. हो सकता है. 0 से 35 कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, कोई भी होल नंबर हो सकता है फ्रॉम 0 to 35, बट इट कैन नॉट बी फ्रैक्शन, इट कैन नॉट बी नेगेटिव, इट कैन नॉट बी मोर देन 35. ये चीज कंडीशन Yes, समझ sir. में आ गई होगी. जब आपने इसको रेशियो को सिंप्लीफाई किया होगा 35 CR एंड अपॉन 36 CR प्लस 1, ये जब आपने किया तो क्या मिला आपको? एक क्वाड्रेटिक मिला या एक लीनियर रिलेशन मिला? आर के में क्या मिला? सर क्वाड्रेटिक रिलेशन मिला. क्वाड्रेटिक मिला आर में. क्या मिला? आपने सॉल्व किया होगा. 6k स्क्वायर माइनस 19 माइनस r इक्वल टू 0. तो ये इस तरह के एनसीआर को, फैक्टोरियल को तो सिंप्लीफाई करने आता होगा आपको, बहुत बेसिक फंडामेंटल चीज है ये. ठीक है, तो आप लोग अपनी कॉपी सामने साथ में रख लीजिए. आई एम आस्किंग कि आर के टर्म्स में क्या मिल रहा है. आर वेनिश हो गया, आर था? आर था सर मैं बताऊं क्या इक्वेशन था सर. हाँ बताइए बताइए. सर k स्क्वायर इक्वल्स टू 3 प्लस r प्लस 1 अपॉन 6. ठीक है, तो क्योंकि अब इसको इंटीजर होना पड़ेगा, क्योंकि आपको यहाँ पे दे दिया है कि ये इंटीजर है बोल के, है ना. के स्क्वायर एक इंटीजर है, क्या है ये? कोई इंटीजर है ना. ये सर k एक इंटीजर है ना, क्वेश्चन में गिवन है. ओके ओके. तो आप ये कैसे डिसाइड करोगे कि आर क्या हो सकता है, ये के कैसे हो सकता है? उस इक्वेशन से कैसे आप डिसाइड करते हो? सर हम लोग को एक कंडीशन मालूम है कि 5 से बड़ा होगा r और 35 से कम होगा. तो हमने, और सर ये एक इंटीजर होना चाहिए सर. उसके लिए सर जो r प्लस 1/6 वाला जो टर्म आ रहा है सर, वो r प्लस 1 उस 6 से डिविजिबल होना चाहिए. आर की सर पॉसिबल वैल्यू क्या है? आर की पॉसिबल वैल्यू क्या है टू बी के इंटीजर? के इंटीजर होने के लिए आर की पॉसिबल वैल्यू क्या आ रही है? सर 5 और सर 35 5 और 35, 5 और 35 आएगी, तभी सर वो 6 से डिविजिबल होगा ना. हाँ, तो ये जो एक्सप्रेशन आपने जो सिंप्लीफाई किया होगा, इधर आया होगा आपका अगर आप के स्क्वायर माइनस 3 को एक साइड कर दो और बाकी एनसीआर ये सारी चीजों को अलग इधर दूसरे साइड पे रख दो, तो क्या मिल रहा है आपको? r प्लस 1/6 मिल रहा है आपको ना. यस सर. यहाँ पे जो r 3 है, प्लस r प्लस 1. तो r प्लस 1/6 इंटीजर तभी होगा जब डिपेंड करेगा कि r क्या है.
r अगर हाँ, 5 है तो भी डिविजिबल होगा, और r अगर क्या होना चाहिए 35 है तो भी डिविजिबल होना चाहिए, क्योंकि आपको हमारे पास रेंज, एक और- हाँ r सर आपको लेना ही 0 से 35 के बीच में है। यस सर। सर पर इसके हम्म, साथ हमारे पास एक और कंडीशन है कि के स्क्वायर चाहिए, तो के स्क्वायर को इंटीजर करना है हमको, तो हम लोग कुछ भी नहीं ले सकते, हमको एक मतलब होल नंबर चाहिए, मतलब सर हम लोग को एक वो चाहिए सर स्क्वायर, तो 4 हो सकता है या फिर ऐसे हो सकता है 4 9 16 ऐसे। हम्म, सर ऐसा तो क्यों? उसके सर क्योंकि के स्क्वायर इक्वल्स टू 3 प्लस आर प्लस 1/6 है ना। सर अपने हाँ, को के स्क्वायर से अपने को के परफेक्ट इंटीजर चाहिए, स्क्वायर इसलिए होना अपने को के स्क्वायर को होल स्क्वायर लेना पड़ेगा ना कोई, तभी तो परफेक्ट के स्क्वायर इंटीजर होना आएगा। चाहिए। दूसरी किसी के कंडीशन स्क्वायर बिल्कुल आपने सही बताया कि ऐसे तो बहुत सारी वैल्यूज हो सकती थी, 6 को डिवाइड करने वाले नंबर बहुत सारे हो सकते थे ना, न यस सिर्फ सर। 6 और 36, बल्कि आपको परफेक्ट स्क्वायर भी लेना है यहाँ पे, कि के हम्म स्क्वायर जो है वो +3 वहां जब लगेगा तो परफेक्ट स्क्वायर आना चाहिए। तो r+1 डिवाइडेड बाय 6+3 परफेक्ट स्क्वायर कब कब होगा? सर एक या तो जब ये 5 4 हो जाए, तब 4 और 3+1 9 पे। 4 हो जाए, है ना? हम्म तो वो टेबल हम्म, चेक करके आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आप ये देख रहे हैं एनालिटिकल क्वेश्चन काफी है इसमें, यस सर। ठीक है, गुड गुड एक्सप्लेनेशन। आपने 52 भी पूछा है क्या डाउट? नहीं सर। तो आपने बनाया है, बताइए, एक्सप्लेन करिए। पार्थ आप बता दो। यस सर, सही सिंपल। Tangent to ellipse for some equals to r, then distance between a foci होता है। सर सर पहले अपन ने सर वही सर अपन ने सर पहले दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके मैंने ऐसे कि x और y की वैल्यू निकाली है। सर मतलब मैंने पहले इलिप्स वाले इक्वेशन, टेंजेंट वाले इक्वेशन, लाइन सर मैं पहले लाइन के इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल के मैंने इलिप्स के इक्वेशन में पुट कर दी, तो सर मेरा y के टर्म्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। फिर से मैंने उसका d लेस इक्वल टू 0 कर दिया, तो मेरा आंसर आ गया a का वैल्यू। उसके बाद सर अपने को पता है सर कि अच्छा, बाकी सर बाकी और डिस्टेंस भी ऐसे ही बिटवीन, किया है क्या? हाँ सर मेरी ओम भी कुमार अप्रोच सर ने मैंने कैसे थोड़ा डिफरेंट किया। क्या किया बताओ? सर मैंने पहले जो लाइन वाला इक्वेशन है टैंजेंट का, उससे हाँ स्लोप हाँ, निकाला, ठीक फिर है। इलिप्स वाले को डिफरेंशिएट करके स्लोप में उसमें पुट कर दिया मैंने, तो मेरे को x और अच्छा, a का एक दोनों का अलग स्लोप इक्वेशन आपने मिल निकाल गया। लिया, इधर लिप्स को भी डिफरेंशिएट कर दिया, इधर स्लोप फॉर्म में ले आया, हाँ दोनों सर। स्लोप को आपने इक्वल कर लिया, उससे ए निकाल लिया। हाँ सर। फिर गुड, मैंने बहुत x का बहुत वैल्यू बढ़िया जो आया अप्रोच, था उसको बहुत बढ़िया अप्रोच है। इलिप्स के उसमें डाल दिया एंड y का इक्वेशन मिल गया। मैं फिर x और गुड, y दोनों को हाँ। टैंजेंट में पुट किया, देन मेरे को a का वैल्यू आ गया। अच्छा, दोनों को टेंजेंट को आपने इक्वल किया, उससे आपको ए की वैल्यू मिल गई। ए की वैल्यू मिलने के बाद फिर इस क्वेश्चन में दम नहीं है वैसे भी, यस सर, क्योंकि हाँ सर। ए और बी आपने निकाल लिया, फोकाई निकाल सकते हैं, फोकाई का डिस्टेंस आप आराम से निकाल सकते सर हैं। 2c होता है फोकस का डिस्टेंस। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो मैं यस सर। आपको एक चीज इसी क्वेश्चन में, एक थोड़ी सी चीज है जो आपसे मैं डिस्कशन करना चाह रहा था, कि अप्रोच बहुत अच्छा है आदि का भी। ओम तुमने क्या किया बता दो, पार्थ का भी वही अप्रोच बात। क्या था? यस सर। तो आप दोनों ने क्या किया कि क्वाड्रेटिक सॉल्व किया, लाइन को मर्ज कर दिया हाँ सर लाइन, हाँ इसके सर साथ वही में। किया। चलिए ठीक है, एक एक चीज आप नोट कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि ये काफी लंबा प्रोसेस है, मुझे पता है। जब आप इसको कैलकुलेट करने बैठते हैं और क्वाड्रेटिक में जाते हैं, इट टेक्स लॉट्स ऑफ टाइम, हाँ ठीक है, सर बहुत बहुत लंबा टाइम। लंबा, सर बहुत लंबा है। बनने बन जाता है, बट इट टेक्स बहुत टाइम लेता है वो, ठीक है। तो आप एक काम करिए कि एक नोट्स में आपको दे रहा हूँ, ठीक है, वो आप नोट कर लीजिए। कंडीशन फॉर द लाइन टेंजेंट टू द एलिप्स, ठीक है, ये आप नोट करिए स्टैंडर्ड फॉर्म में। आपको इस पे फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, ठीक है। इसके पहले मैंने आपको बोला था कि फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं जब पैराबोला हो तो, क्योंकि पैराबोला बहुत आसानी से हट जाता है लाइन, और उसको देखो तो बहुत आसानी से उसमें मिल जाता है, तो बहुत याद करने की जरूरत नहीं। लेकिन इलिप्स में कॉम्प्लेक्स क्रिएट होता है, तो इसको आपको याद करना ही पड़ेगा। यहाँ आप जब भी बनाने बैठोगे बहुत लंबा खींचेगा ये। तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी याद कर लीजिए। सी जो होता है ये बिल्कुल वही है जो आपने बोला है, मैं आपको प्रोसेस दिखा देता हूँ, प्रोसेस आप देख सकते हो। y इज इक्वल टू mx प्लस सी लाइन है जो आपने बोला पार्थ, देन सेकंड इक्वेशन एलिप्स का है, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में। जब दोनों को आप मिक्स करते हो तो आपको इस तरह से लंबा चौड़ा क्वाड्रेटिक दिख रहा है, इस तरह से क्वाड्रेटिक आता है, ठीक है। यस सर, क्वाड्रेटिक आने के बाद आप डिस्क्रिमिनेंट पे जाते हो, डिस्क्रिमिनेंट जो है 0 करते हो, ठीक है, और सी की वैल्यू आपको आ जाती है इन टर्म्स ऑफ ए बी हाँ एंड सर, एम। तो बस यही कंडीशन ऑफ टेंजेंसी है कि सी की वैल्यू क्या आती है, ये देख लो। तो यहीं से आपको ए की वैल्यू वहां निकल जाएगा, क्योंकि बी दिया हुआ है और सी यहाँ पे वो वाला सी नहीं, फोकाई वाला सी नहीं है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाला y इंटरसेप्ट वाला सी है, ठीक है। तो बस ये याद रखिए कि c इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट
ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बस ये याद कर लीजिए। और ये याद करना ही चाहिए आपको, बनाते बनाते याद हो जाता है। और इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन भी याद कर लीजिए आप कि सर किसी ये भी इलिप्स में अगर, इलिप्स के लिए बस है ना? हाँ इलिप्स के लिए तो देखो ये जो मेथड है वो चाहे इलिप्स हो चाहे जो भी हो, प्रोसेस तो यही होगा। बट पूरे हाँ प्रोसेस में आप चाहेंगे तो टाइम लगेगा, तो ज्यादा अच्छा है कि उसको फॉर्मूले को याद कर लीजिए, क्योंकि उसी प्रोसेस से ही वो मिला हुआ है। मेन चीज है कंसेप्ट को फॉलो करना, ठीक है। होता है कई बार कि आप एग्जाम में फॉर्मूला भूल जाते हो, बहुत क्वाइट ऑब्वियस है कि आप ये भूल जाओ वहां पे। तो जब भूल जाओ तो फिर आपको करना यही पड़ेगा, क्योंकि फॉर्मूला भूलने के बाद कोई चारा नहीं है आपके पास, ठीक है। बट ये प्रोसेस दिमाग में रहेगा कि इस प्रोसेस से आया तो आप वो कर सकते हैं, ठीक है। बाकी तो सेकंड अप्रोच आदि ने बताया, दैट इज आल्सो वन ऑफ द गुड, वन ऑफ द बेस्ट मेथड, ठीक है। तो ये आप कर लेंगे, समझ में आ गया क्या? यस सर। चलिए ठीक है। यस सर। तो मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, एक एक करके मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या है, आपने कैसे किया अप्रोच। मुझे बताइए 52 तो हमने कर लिया, 53 बताइए। सर सीरीज सर डिवाइड सर 3 8 13 9 18 ये एक ऑर्डर एक सीरीज ले ली, और फिर 4 9 14 19 ये इसको एक सीरीज ले ली। तो दो सीरीज ठीक है, को अलग अलग सम कर दिए, 20 20 सम्स दोनों लेकर एपी है क्या? 20 टर्म। दोनों एपी है? यस सर। हाँ सर दोनों एपी है। मेरी थोड़ी अलग अप्रोच थी सर हाँ 40 टर्म्स बताइए। अपन दोनों 20 20 ले लिए। ठीक है सर ठीक इस है, वो वाले भी में एक, सर मेरी हाँ अप्रोच थी कि सर मैंने क्या किया कि फर्स्ट टू टर्म्स ये सर ये दोनों को मर्ज कर दिया, तो वो 7 हो 17 गया, 7 17 20। 17 27, हाँ। तो उस वे में हुआ तो तो फिर आपने सर सिंगल एपी में कन्वर्ट कर लिया, और वो भी एक बहुत बढ़िया अप्रोच है जो ओम ने बताया, ठीक है। ये भी तो एक अप्रोच है कि आप ऑल्टरनेट एपी में चले जाइए, या ये भी एक अप्रोच है कि दो दो टर्म या तीन टर्म, कभी कभी दो टर्म तीन टर्म को कंबाइन करो तो ये एपी या जीपी में वो कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये भी एक बहुत बढ़िया अप्रोच है। तो इसके आगे मेरे ख्याल से कुछ करने की जरूरत नहीं, अगर सम ऑफ 40 टर्म्स दे दिया है और वो भी आपको 102m दिया है, तो जस्ट आपको रिकॉग्नाइज करना है कि एपी कैसे किस तरह से आ रहा है, बस। क्लियर है क्या? बहुत बढ़िया। देन अभी हमने मैट्रिक्स किया नहीं, क्वेश्चन डिस्कशन नहीं करेंगे, बाद में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 55 बताइए, आदि आप बताइए। यस सर। सर 55 में हमने डायरेक्ट मीन वैल्यू थ्योरम को पुट कर दिया, एंड एफ ऑफ लैग्रेंजेस, बी माइनस एफ ऑफ हाँ ए। हाँ, एक यस है सर, रोल्स उसको थ्योरम पुट अलग कर। होता है, एक होता है लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम अलग होता है। यानी मीन वैल्यू थ्योरम यस बिल्कुल सर। डिफरेंट होता है रोल्स थ्योरम से, ठीक है। तो यहाँ पे आपने लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम कैसे लगाया? फर्स्ट डेरिवेटिव इज इक्वल टू सर एफ मैंने ई ऐसे माइनस किया एफ ई सर, अपॉन, जस्ट अ सेकेंड। हाँ। हम्म हाँ सर, ये एफ बी वैल्यू, माइनस एफ ए अपॉन बी तो माइनस फर्स्ट ए डेरिवेटिव, इक्वल टू। तो वो आपने किया, फर्स्ट डेरिवेटिव आपने निकाला होगा, ठीक है, वही सी होता है। अब बस आपको ये चेक करना होता है कि सी की, अगर जैसे यहाँ पे आपको फर्स्ट डेरिवेटिव, जैसे फंक्शन यहाँ पे क्यूबिक है तो ऑब्वियसली इसका डेरिवेटिव जो है सी के टर्म में क्वाड्रेटिक आएगा, तो आपको वही चूज करना है जो इंटरवल के अंदर आके गिरेगा। यस सर, बस वो ये सब यस क्वाड्रेटिक सर। का वैल्यू निकालना है क्वेश्चन था सी ये, का दोनों। ठीक है, गुड। 56 पार्थ आप बताओ। यस सर। सर 56 में सर वो मॉड को सॉल्व करना है, जो ई की पावर में माइनस अल्फा एक्स वाला मॉड है सर, उसको सॉल्व करना है। तो उसके लिए सर पहले मॉड, एक लिमिट हो जैसे जाएगी। रिमूवल अगर आप कर रहे हैं, मॉड का रिमूवल अगर आप कर रहे हैं, तो यहाँ पे अपर लिमिट लोअर लिमिट -1 से 2, यस कोई सर। फर्क पड़ेगा उससे कि नहीं माइनस, पड़ेगा क्या? हाँ सर पड़ेगा ना, पड़ेगा। पड़ेगा सर। एक तो हो जाएगा कभी भी -1 से 0। एग्जैक्टली मॉड कहीं पे भी दिखाई दे आपको, आप सबसे पहले जीरो करिए, क्रिटिकल पॉइंट निकालिए, क्योंकि वहीं पे वो चीज जो है वो क्रिटिकल पॉइंट शो करेगा। जैसे आप वहां पे जीरो करते हैं, आपको दिख रहा है कि लिमिट जो है वो टूट जाएगा, बढ़ जाएगा, और आपका जो मॉड एक्स है वहां पे रीडिफाइन हो जाएगा कि -1 से 0 आप माइनस लेंगे, माइनस एक्स लेंगे, है ना, हाँ सर, हाँ सर। और और 0 सर से लेकर 2 0 तक आप प्लस एक्स लेंगे। से 0 से 2 में प्लस एक्स लेंगे। बस, तो रिमूवल हो गया मॉड का। इसके आगे बड़ा सिंपल होता है, आसान होता है, क्योंकि ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन पता है आपको। यस क्लियर है? सर। तो ये बनाया क्या तीनों ने? यस यस सर। सर। बढ़िया, वेरी यस गुड। सर। क्वेश्चन नंबर 57 के बारे में बताइए, ओम आप बताइए। सर क्वेश्चन नंबर 57 में सर हम लोग सिंपली इसको सर वो करेंगे, सर इसमें डिफरेंशिएट करेंगे सर इसमें। तो सिंपली डिफरेंशिएट करके हम लोग इसमें x को 1/2 पुट करेंगे, एंड k को उसी टाइम -1/4 पुट कर देंगे, तो उससे आपका सीधा सीधा k आ जाएगा।
हाँ, जैसे फंक्शन दिखने में काफी कॉम्प्लेक्स है, कोई अगर पहली बार इसको बनाने के लिए सोचेगा तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वो ट्राई करेगा कि थोड़ा कुछ सब्स्टिट्यूट करके देखूं ताकि फंक्शन सिंपल हो जाए। बट मैं बता दूं इसका स्ट्रक्चर कहीं ना सब्स्टिट्यूट से सिंप्लीफाई होता है ना कुछ नहीं होता है। एक जो स्ट्रेट फॉरवर्ड जो डिफरेंशिएट करना होता है ना, बस वही करना है आपको। डिफरेंशिएट करने के बाद क्या होता है? तो डिफरेंशिएट तो करने के इसमें बाद हमको x और y के उसमें मिल जाता है। यस x और सर। y की टर्म्स आ सर जाएगी। x को और 1/2 हमको और y ऑलरेडी को दिया 1/4 -1/4 पुट करेंगे। तो उससे हम लोग की डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी dy तो by यस जैसे ही सर, dx। आप इसको डायरेक्ट वैल्यू आ जाता है। डिफरेंशिएट करते हो और हाफ पे आप ये वैल्यू लेते हो तो मेरे ख्याल से के निकल जाता होगा। के तो खैर हट भी जाएगा सर वैसे ही वो, क्योंकि सर वो ये जीरो तो है। हट ही जाता है, ये तो यस हट ही है जीरो सर। हो हम लोग को जाएगा, dy के by तो dx निकालना निकालना है नहीं है यहाँ सीधा। पे। हाँ सर, हम लोग को ठीक dy है, by dx निकालना है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो सर हम यहाँ लोग पे को सर इसका क्या पहले रोल है? के निकालने की जरूरत है। y ऑफ हाफ इज इक्वल टू -1/4 लिखा है, इसका क्या रोल है? इसका कोई ये रोल मतलब है है कि सर नहीं? कि जैसे हम लोग को सर dy by dx निकालना है, तो उसमें हम लोग की कुछ टर्म्स, मतलब कुछ टर्म्स x और y के रहेंगे y ही। के टर्म्स में भी रहेंगे और x में भी रहेंगे। तो वो सर x वहां से वो हेल्प कर रहा है सॉल्व करने में। यस सर। वैल्यू, ठीक है, गुड, ठीक है, समझ गॉट इट। देन 58 चालू करते हैं। मैं आपको थोड़ा सा 2 मिनट मुझे ब्रेक दो, है ना? हाँ सर। 58 एक्सप्लेन करने वाले हैं आदि, आप करोगे? यस सर। जस्ट गिव मी ब्रेक। हाँ सर। ग्रुप देख क्या रहा हुआ है, भाई? ये वाले ग्रुप देखना, केमिस्ट्री का स्क्रीनशॉट। देख आदि, तू भी देख। अरे बाप रे भाई, क्या हो रहा है? Okay, I'm back. Question number 52. आदि एक बार क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दीजिए। यस सर। तो 58 बना रहे हैं हम लोग। सर एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है y² माइनस एक्स वाई डैश इक्वल टू 1। इसमें हमको ऑलरेडी एक पॉइंट दे दिया है कि x में 0 पुट करेंगे तो y का वैल्यू 1 आएगा। देन हमको एब्सिसा निकालना है जब ये कर्व है जिसका डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन का जो कर्व लगेगा वो x एक्सिस पे कहाँ कट करेगा। मतलब y इज इक्वल टू 0 दे दिया, x निकालना है हमको, तो वो फंक्शन निकालने के बाद यस समझ में सर। आ जाएगा। तो जब आप इसको यस सर। इंटीग्रेट करोगे आपको पता है ये सेकंड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड फॉर्म में आएगा। यस सर। आपने किया था क्या? dx by dy दिख रहा है वाले वैसे में। भी, उसको देखने से समझ में हाँ आ रहा है। सर, इसको हो गया उधर था, हो गया था सर, हो तो गया था। सेकंड टाइप लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जब सॉल्व करोगे तो अपने आप जो है वो मेरे ख्याल से क्या आ रहा है वैसे, कर्व कौन सा आ रहा है? कांस्टेंट वगैरह निकाल लिया होगा पहले वाले कंडीशन से, तो कांस्टेंट निकल गया होगा। हाँ हाँ सर। सर। पहले कंडीशन से कांस्टेंट निकला होगा, और जब कांस्टेंट आपने निकाल लिया होगा तो ये आपका जो सोल्यूशन है वो कैसा आ रहा है, किस फॉर्म में आ रहा है? सर x इक्वल टू y² माइनस 2y प्लस c, इस टाइप का आ रहा है। क्वाड्रेटिक हाँ, कर्व आ रहा है। नहीं हाँ सर, पैराबोला आ रहा है मतलब। मतलब सर एक्सपोनेंट का टर्म है। एक्सपोनेंशियल है। हाँ सर, एक्सपोनेंट हाँ सर। एक्सपोनेंशियल भी है। हाँ, एक्सपोनेंट भी है सर, आखिरी में c में। कुल मिला के ये है जो भी स्ट्रक्चर आ रहा है, मतलब सी तो आपने क्योंकि निकाल लिया गिवन कंडीशन से y0 इज इक्वल टू 1 से, करेक्ट? तो जब आपने यस वो यस निकाल सर। लिया, सी निकाल लिया, तो इसके आगे बड़ा आसान है क्योंकि आपको तो y पहले 0 दे रखा है, तो x तो निकाल ही लोगे ना। वही। यस सर। गुड, चलो ठीक है। ओके, तो सर 59 में डाउट है। हाँ सर। जस्ट मिनट, 59 डाउट है, चलिए ये डिस्कशन कर लेते हैं। 59 जो है वो
डाउट यही है क्योंकि स्पेशल क्वेश्चन है। जैसे अभी तक से जो क्वेश्चन आपने बनाया तो वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड वैसा नहीं है जैसे कि आपने पहले के क्वेश्चन बनाए, ठीक है। काफी ज्यादा इसमें एनालिटिकल अप्रोच लगता है, तो आप जरूर ऑब्जर्व करेंगे कि हर पेपर में कुछ इस तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। तो आपको इस बात से डिप्रेशन में या फ्रस्ट्रेट नहीं होना है कि हर क्वेश्चन या सारे क्वेश्चन ऐसे ही हो सकते हैं, नहीं। आप क्योंकि कंपटीशन में आ रहे हैं तो आपको ये पता चलना चाहिए कि कितने क्वेश्चन इजी या आपके लेवल पे हैं जो बन सकते हैं, तो आपको उसका एडवांटेज लेना ही है, उनको बनाना ही है। बाकी डिफिकल्ट क्वेश्चन हर किसी को मिलता है, उसके पीछे बहुत ज्यादा आपको अपना सर नहीं खपाना है कि हर क्वेश्चन आप डिफिकल्टी पढ़ते जाओ और ये सोचो कि बहुत डिफिकल्ट हो गया जेईई मेंस, ठीक है। ये सोचना भी नहीं है अपने को। देखिए यही है क्वेश्चन आपका, तो क्वेश्चन थोड़ा पढ़ लीजिए फिर मैं आपको समझाता हूँ। ओम पढ़िए क्वेश्चन। Let f of x be a polynomial of degree 5 such that x equals to plus minus 1 are its critical points. If limit x tends to 0 function equals to 4, then which of the following is true? Is not true. देखो यहाँ शुरू के 2 लाइन है उनको हम पढ़ते हैं, ऑप्शन पे भी ध्यान नहीं दे रहे हम। एक पॉलिनोमियल है, ये तो समझ में आ गया, डिग्री 5। तो सबसे बड़ी बात ये है कि फंक्शन ही नहीं दिया और क्वेश्चन पूछ रहे हैं हमसे, समझ रहे हो आप? Yes. Yes, sir. एकदम सिर घुमा देने वाला सवाल, फंक्शन ही नहीं दिया भाई, तुम क्रिटिकल पॉइंट दे दिए हो, तुम लिमिट भी दे दिए हो, सारी चीजें दे दिए हो। अगर यहीं से लिमिट निकालते तब कैसे निकालते? लिमिट क्या आता है इसका? फंक्शन की अगर आप लिमिट निकाल रहे होते तब क्या आता? जैसे आप f of x equal to 2x cube. अब लिमिट तो तभी निकालते हैं ना जब फंक्शन दिया होता। फंक्शन बगैर सोचे क्या आप लिमिट के बारे में जाओगे क्या? नहीं सर। नहीं जा सकते ना भाई, क्योंकि फंक्शन ही नहीं दिया तो फिर लिमिट के बारे में क्या बात करना है। यहाँ क्रिटिकल पॉइंट भी दे रही है, अब फंक्शन ही नहीं दिया, सर पर क्रिटिकल अगर पॉइंट एक चीज है सर, एक चीज है हाँ सर, अगर फंक्शन बोल रहे डिग्री 5 को और सर उसके लिमिट में अपॉन x क्यूब है तो सर उधर पे हाँ। वो fx बाय x क्यूब क्वाड्रेटिक बन जाएगा। अच्छा गुड, हाँ चलो सर। ठीक है, देखते हैं। अगर ये डिग्री 5 है, देखो बहुत सारे अप्रोच हो सकते हैं, मैं जस्ट एक अप्रोच आपके सामने रख रहा हूँ, देखते हैं काम करता है कि नहीं करता है। ए की पावर ये इस तरह का डिग्री है, मतलब आई मीन इक्वेशन है, क्योंकि हम ऐसा सोच के लेंगे ना कि डिग्री 5 है तो जनरल टर्म में ही लेंगे, हम लोग जनरल तरीके से लेंगे। तो a1 a2 b c जो भी लेना है ले लो, x की पावर a b c d d आ ले, d आ गया, देन e भी ले लेते हैं, f भी ले लेते हैं। आप a1 a2 भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये समझ में आ रहा है क्या? ऐसा कुछ होगा फंक्शन, हाँ सर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऐसा कोई एक फंक्शन होगा, ठीक है। तो ऐसा कोई फंक्शन होगा तो इसका डेरिवेटिव क्या होता? डिग्री 4 होता ना? Yes, यस sir. सर। Yes, sir. 5a x की पावर 4, हाँ, देन 4b x की 4b पावर x 3, क्यूब देन 3c 3c x x स्क्वायर। स्क्वायर। बस मैं करके देख रहा हूँ ये कैसे काम करता है, ये कैसा आता है। अब क्योंकि यहाँ लिमिट भी दे रखा है ना, क्रिटिकल पॉइंट्स है, तो ऑब्वियसली देखते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स कैसे काम करेगा यहाँ पे। डेरिवेटिव भी आपको समझ में आ गया। देन क्या कर सकते हैं इसके आगे? इसके आगे हम लिमिट में डाल के देखें क्या? लिमिट में डाल के, अभी तो कोई पिक्चर क्लियर नहीं हो रही, बहुत सारे कांस्टेंट है ना, ए बी सी डी ये वो सब। अगर मैं क्रिटिकल पॉइंट पे रख देता तो 0 हो जाता ना, आप ये समझ रहे हो? एफ डैश हाँ सर। -1 भी 0 आता है, एफ डैश 1 भी 0 आता, लेकिन ऐसा करने से ही सब निकल नहीं पाएंगे ए बी सी डी जो जितने दिख रहे हैं, क्योंकि समझ रहे हो बहुत सारे इसलिए नहीं निकल पा रहे हैं हम। यस तो सर। लिमिट भी दिया हुआ है, तो लिमिट भी दिया हुआ है, उसको भी करके देख लेते हैं एक बार क्या आता है वहां से। यहाँ से तो बात बन नहीं रही इतने 2 लाइन से, ठीक है। तो लिमिट में जब डाल के देखते हैं तो क्या सिचुएशन आता है वो देखते हैं। लिमिट में डालो जरा, क्या होगा? लिमिट x टेंड्स टू 0, बहुत 2 plus एकदम a. सिंपल नॉर्मल तरीके से, जैसे बच्चों को जो पता हो सकता है, बेसिक इन्फॉर्मेशन पे काम कर रहे हैं अपन। तो डेरिवेटिव पे जब हम फंक्शन पे जब वैल्यू डाल के देखते हैं तो ये ऐसा कुछ आता है, ये ऐसा कुछ आता है, ठीक है। एक बताने का पर्पस ये भी कि एक थोड़ा सा कंसेप्ट भी बिल्ड हो। तो इस तरह का चीज जो है वो आ रहा है, और यहाँ पे आपको 4 आ रहा है, मतलब देखो लिमिट Yes, 2 तो sir. आ गया है, ये तो आपको दिख गया 2 आ गया, मतलब कि ये -2 में ले जा सकता हूँ ना, 2 आएगा, इसको हटा दूं तो, ठीक हाँ है, सर। समझ गए आप? क्योंकि ये क्यूब है इसलिए इनको तो आप डिवाइड कर दोगे,
लेकिन इनके साथ क्या होगा जो बाद में यस है, सर। ये जो बाद वाले हैं ये तो अपॉन में आ जाएगा। आपको पता है 1/x 0 रखने से अनडिफाइंड हो जाएगा, मतलब ये टर्म नहीं होने चाहिए। पॉलिनोमियल है तो क्या हो गया, सारे टर्म होना जरूरी तो नहीं ना, डिग्री हाँ 5 सर। होना जरूरी। हाँ तो इसका सर, मतलब हाँ। ये इंडिकेट कर रहा है, ये लिमिट की, ये जो लिमिट वाला कंस्टेंट है वो ये इंडिकेट कर रहा है ये 3 टर्म यहाँ नहीं होंगे, बस यही फिल्ट्रेशन है। अच्छा। ये समझ में आ रहा है क्या? अब जब ये 3 टर्म नहीं होंगे तो अब हमको मैप पता चल गया, फंक्शन का ही मैप पता चल गया कि अब जो फंक्शन है उसमें सिर्फ डिग्री मतलब 3 टर्म होंगे, और वो भी कैसे टर्म होंगे, एफ ऑफ एक्स आपका हो गया x की पावर 5, bx की पावर 4 और cx की पावर 3। ये चीज समझ में आ गया क्या? ये हमारे फंक्शन का फाइनल मैप तैयार हो गया। अब इसी मैप में आप जब फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड है ना, फर्स्ट डेरिवेटिव जैसे अगर आप निकालो तो ये आ रहा है आपका 5 x की पावर 4, जहां गलत होगा मुझे बता देना, 4bx की पावर 3 एंड देन फाइनली आ रहा है आपका 3x स्क्वायर। ये चीज आ गया आपके पास। तो इसमें आपके पास f माइनस 1 0 होगा और फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ 1 0 होगा। ये समझ में आ रहा है क्या? यस सर। यस सर। ऐसा करने से क्या होगा, एबीसी में कोई रिलेशन निकल पाएगा क्या? हाँ सर। तो फिर हाँ सर। थर्ड नहीं लिमिट निकल वाले पाएगा। इक्वेशन से भी एबीसी निकाल सकते तीन हैं। चीजें देखो, देखो यहाँ पे 3 चीजें हैं, ए बी और सी, 3 चीजें हैं, 3 अननोन है, तो 3 आपके पास कोई ना कोई कंडीशन आनी चाहिए। 2 कंडीशन तो है हमारे पास एबीसी निकालने के थर्ड लिए। लिमिट आपके वाले पास से आ पहला जाएगी। कंडीशन ये है, दूसरा कंडीशन है, तीसरा कंडीशन है कि जब आप वापस से इस पे डालोगे लिमिट में डाल के देखो, लिमिट ऑफ एक्स क्यूब करो, इसको क्यूब से डिवाइड कर दो, क्या आएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, है ना, प्लस यस सी। सर। प्लस यही प्लस आएगा सी। ना, इसकी वैल्यू हाँ 2 सर। आएगा। यस तो सर 2 जब बिल्कुल। आएगा तो इसमें 0 0 डालोगे, एक्स पॉलिनोमियल रख सकते हो आप, तो सी की वैल्यू 2 यहीं से मिल गया। अब बी और ए और बी यहाँ से 2 कंडीशन से मिल जाने चाहिए, क्योंकि 3 अननोन चीजें हैं, एबीसी और 3 कंडीशन है। समझ में आ गया क्या आपको? बहुत बेसिक लॉ है, एबीसी ही निकालना था इसमें, और मैं बोलूँ कि बहुत ज्यादा बड़ा पिक्चर नहीं इसमें। तो जैसे ही आपके पास फंक्शन आ जाए, मेरे ख्याल से इसके आगे की कहानी आप खुद ही बना लेंगे कि मैक्सिमम मिनिमा ये वो सारी चीजें आप कर सकते हैं। मेन कंसेप्ट हाँ ये एबीसी को, मैं अगर कहूँ कि ये कैलकुलस का वेटेज ज्यादा नहीं है इसमें, जो एबीसी निकालने वाली जो पार्ट है वो भी एक चीज है। ये आप इसको आप इमेजिन नहीं कर सकते जब तक आप इसको पॉलिनोमियल के फॉर्म में ले नहीं, लिमिट में लगाए नहीं, दोनों कंडीशन को सॉल्व फ्रैक्शन नहीं कर आएगा तो सकते। चलेगा, मतलब ये फ्रैक्शन आ रहा है। मुझे नहीं मालूम है कि वो कुछ भी नंबर हो सकता है, एबीसी कुछ भी नंबर हो सकते हैं। पॉलिनोमियल में जो कोफिशिएंट होते हैं दैट कैन बी एनी रियल नंबर, बट द पावर मस्ट बी ओनली नेचुरल नंबर और जीरो, यानी में होल नंबर हो सकते हैं बस, पावर के लिए है वो रूल, बाकी कोफिशिएंट कुछ भी हो सकता है। क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। गुड। Yes, तो sir. ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। आप लोगों का जैसा जैसा आते जाएगा, जहां मुझे समझाना है मैं समझा दूंगा, जहां आपको समझाना है आप समझाते चलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 पे आते हैं। 60 बताइए, कौन बताएगा? पार तुम ही समझा दो। यस सर। सर 50 कहाँ में का तो सर से सर एरिया हम्म, अंडर कर्व का क्वेश्चन है वो, कौन सीधा कौन से सीधा। कर्व दिए? सर एक सर अपने को दिया हुआ है, ये दिया हुआ है पैराबोला और एक स्ट्रेट लाइन। पैराबोला का इक्वेशन बोलो, कौन सा इक्वेशन लगेगा? सर 4x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू y दिया हुआ है, पैराबोला का इक्वेशन इक्वेशन। और हाँ पैराबोला हो जाएगा आपका y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर। हाँ, और सर है लाइन ना? हो जाएगा y इक्वल टू 8x प्लस 12। तो ये जो पैराबोला है वो सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस है कि y एक्सिस है? अपवर्ड होगा, सर अपवर्ड होगा, अपवर्ड यू ऐसा शेप, सर अपवर्ड। एक्स वाई अपवर्ड यू एक्सिस। शेप आ अपवर्ड गया, अपवर्ड यू शेप आ गया। लाइन दे दिया एक आपको y इज इक्वल टू 8x प्लस 12, ठीक है। मेरे ख्याल से ये कितने जगह पे काटेगा, ये 2 जगह पे काट रहा है क्या? दो जगह, क्योंकि दो ओरिजिन से जगह। पास नहीं हो रहा है, यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक करेक्शन यस है। लीनियर सर। है, तो 2x की 2 वैल्यू आएगी, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। अगर ये टेंजेंट नहीं हुआ तो 2 जगह पे इंटरसेक्ट करेगा, तो क्योंकि दोनों के बीच का एरिया निकालना है, तो मेरे ख्याल से खाली इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने में ही ताकत लगेगी। आप ओम दीवान बोलिए। सर इस क्वेश्चन में एक करेक्शन है सर, इसमें आर स्क्वायर दिया है जबकि वो आर है, सो उससे हाँ आर सर, वो स्क्वायर। x y हाँ, एलिमेंट्स टू r है सर, हाँ वो सर। गलत दिया ये हुआ है। ये वाली जो वर्कशीट मेरे पास है ना, इसमें बहुत सारे प्रिंटिंग एरर हैं, तो उसको थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर नहीं है जो अलग अलग कहीं से डाउनलोड किया हुआ है, तो ये कहीं ना कहीं एडिट करते हैं थोड़ा बहुत, तो कहीं एरर होगा, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, वो ठीक कर लीजिएगा। कहीं ऑप्शन में भी एरर मिल सकता है, क्वेश्चन में भी थोड़ा बहुत एरर हो सकता है, पॉसिबल है, क्वाइट पॉसिबल है।
तो प्रोसेस समझ में आ गया क्या कि जब पैराबोला और लाइन को जब भी आप सॉल्व करते हो क्वाड्रेटिक ही मिलता है। इसके पहले भी हमने देखा था टेंजेंट के केस में। बस ये होता है कि टेंजेंट के केस में x की एक ही वैल्यू आती है, डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है। यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट मोर देन 0 हो जाता है, दो आपको वैल्यूज आ जाती हैं। और वही क्वाड्रेटिक दो बन वैल्यू के आपके बताते हैं कि x का अपर लिमिट और लोअर लिमिट क्या होगा, बाकी का प्रोसेस आपको पता है। गुड, क्लियर है। Yes, sir. देखो तो आप ये फील कर पा रहे हो कि Yes, जो sir. आप स्कूल सिलेबस पे पढ़ते हो लगभग वही सारी चीजें हैं, थोड़ा सा एनालिसिस बस बढ़ा है, थोड़ा सा डेप्थ, थोड़ा सा कहीं कहीं ट्विस्ट बढ़ता है। अदरवाइज जो आप पढ़ते हो वही सारी चीजें, आउट ऑफ द सिलेबस नहीं है, आउट ऑफ द बॉक्स नहीं है एनसीईआरटी के, सीबीएसई के। ये चीज समझ में आ रहा है क्या आपको? Yes, sir. अप्रोच sir, ऑब्वियसली थोड़ा अलग है क्योंकि एप्लीकेशन पार्ट है, समझ जाओ। आप जो पढ़ते हैं उसको अप्लाई कैसे करते हैं, करेक्ट? चीजें समझ में आ रही है? यस सर। देन 61 पे आते हैं। 61 आदि आप बता दीजिए। यस सर। सर इसमें क्वेश्चन बताइए, समझाइए, बहुत सारे रिलेशन क्वेश्चन समझा दीजिए। हाँ सर। A, B and C are unit vectors, तीनों unit vectors है, and A plus B plus C equal to 0 vector, lambda equal to A dot B plus B dot C plus C dot A, and D का वैल्यू है A cross B plus B cross C plus C cross A. Then हमको एक ordered pair है lambda comma D, उसका वैल्यू बताना है। ठीक है, अच्छा ये बता दो मुझे A प्लस बी प्लस सी। मैं पूछ रहा हूँ आप लोगों से कि A प्लस बी प्लस सी ये स्ट्रक्चर और A डॉट बी, बी डॉट सी, सी डॉट ए, ये पर्टिकुलर एक फॉर्मूले पे आता है। ये किस A plus फॉर्मूले B पे plus आता C है? का whole square. A plus Whole B square plus वाले C whole square में। जैसे ही आप मॉड ऑफ A प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर करते हो आपको मालूम चल जाता है। और वैसे भी यहाँ पे दे दिया है कि तीनों यूनिट वेक्टर है, तो मॉड ए, मॉड बी, मॉड सी सबकी वैल्यू 1 1 1 हो जाएगी। तो फॉर्मूला इनिशियली कौन सा लगाना है ये समझ में आ गया होगा। आई होप कि यहाँ से आप लैम्डा निकाल लिए होगे। लैम्डा क्या Yes, sir. है? -3/2 आता है। देखो ऑप्शन दो तो कट गए, ठीक है। केबीसी में दो ऑप्शन हटा देता ना 50-50, तो 50-50 हो गया, सी और डी आ गया। हाँ सर। क्योंकि दो ऑप्शन तो वैसे ही कट गया। अब बस खाली आपको यही देखना है कि डी की वैल्यू क्या होगी। अब इस क्वेश्चन पे अगर आप जाओ तो पहला लाइन तो पूरा 12th का एज इट इज क्वेश्चन है, जैसे क्लास 12th में आप बनाते हो ए प्लस बी प्लस सी के मॉड होल स्क्वायर का पहला पार्ट वो दे दिया, ठीक है। देखो क्वेश्चन कैसे फ्रेम करते हैं ये लोग। देन डी को आप देखो कि डी को इसने क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्म में दिया। अच्छा, एक वहां एक सेपरेट बोगी हो गया, ए प्लस बी प्लस सी का एक सेपरेट जोन हो गया वो। अब एक सेपरेट जोन जिसका कोई कनेक्शन नहीं है, उस वाले लाइन से ये क्रॉस वाले डी का कोई कनेक्शन ही नहीं है। अब दो अलग अलग चीजें इसको पूछना था, उसने ऑर्डर पेयर में डाल दिया। आप देख रहे हो। अब बच्चा सोचेगा ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ऑर्डर पेयर डाल दिया, ये डाल दिया, वो डाल दिया, दो अलग अलग क्वेश्चन को डाल दिया, बस कुछ नहीं किया। समझ में आ रहा है? तो डी को आप सॉल्व करो तो डी क्या आ सकता है बताओ मुझे। डी सॉल्व किया आपने? हाँ सर। हाँ सर। C इक्वल टू -A -B पुट कर दिया सर हमने। हाँ सी, क्योंकि ये कंडीशन दिया हुआ है, ए प्लस बी प्लस सी आपको दिया हुआ है, तो आप मेरे ख्याल से यहाँ से कर सकते हो। तो सी आप कैसे भी ले सकते हो, क्योंकि सी को आपने हटाया ए क्रॉस बी में, तो सी को क्या लिया आपने? बी क्रॉस ए -A -B। माइनस ए माइनस बी आपने ले लिया। गुड, फिर क्या होगा उसके आगे? उसको पुट कर दिए डी वाली क्वेश्चन में। हाँ सर। हाँ सर। तो उसको सॉल्व करके आ गया सर। ए और बी में हो सॉल्व गया किया ना। आपने, सिंप्लीफाई किया? यस हाँ सर। सर, सिंप्लीफाई किए। तो ये तीनों जो क्रॉस है वो सिंप्लीफाई होके क्या बन गया? थ्राइस ऑफ ए क्रॉस बी, ऐसा बोल रहे हो? हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर। ठीक है, ठीक है, गुड। तो बन गया था क्वेश्चन, आपने थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट किया होगा, आपसे बन गया होगा ना। ए प्लस बी Yes, प्लस सी Yes, sir. जब आपने 0 लिया होगा तो सी आपने माइनस ए प्लस बी ले लिया। तो अगर माइनस ए प्लस बी, तो यहाँ से सी कॉमन ले सकते हैं क्या अपन? सी क्रॉस कॉमन ले सकते हैं क्या? यस सर। यस सर। सी क्रॉस अगर यहाँ से कॉमन ले लेंगे तब क्या हो जाएगा? ये माइनस बी। सर बी माइनस ए होगा क्या? ए माइनस बी एक ही मतलब है ना। हाँ हाँ सर। हाँ बी माइनस, हाँ हाँ ठीक है सर। बी क्रॉस सी कुछ हाँ ऐसे, सर, ठीक है। बी क्रॉस जब भी उल्टा करोगे ऑर्डर रिवर्स माइनस हो जाता है वो। हाँ सर। हाँ तो हाँ सर। यहाँ पे तो आपका एक सी ऑलरेडी आ चुका है। ये सी क्या आया बताइए? तो वो माइनस ए माइनस बी था, फिर उसको माइनस ए माइनस बी। माइनस, हाँ सॉरी,
माइनस ए माइनस बी आया, अब ये क्रॉस आ गया माइनस बी क्रॉस ए, तो मेरे ख्याल से जब क्रॉस को सॉल्व करोगे तो अपने आप 3 बार ए क्रॉस बी आ रहा होगा, एक बार तो Yes, ऑलरेडी sir. लिखा है, 2 बार ये आ रहा होगा, ऐसा कुछ हो रहा होगा। ओके ठीक है फाइन, तो समझ में आ रहा है मतलब कुल मिला के आपको कि क्रॉस वाली चीजों को कैसे सिंप्लीफाई करना। देखो आप कभी एमटीजी के क्वेश्चन बना के जाके देखना, ऐसे सिमिलर कई सारे क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें क्रॉस के साथ आपको खेलना पड़ता है, अगर आपने बनाया हो वेक्टर के क्वेश्चन तो। Yes, sir. ठीक है, Yes, तो अगर sir. आप एमटीजे के क्वेश्चन लगा लेते हो ना, तो ये मान के चलो जेईई मेंस के बहुत सारे क्वेश्चन आप लगा लोगे। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओम आप समझा दो। अच्छा ये क्वेश्चन नंबर 62 आप लोगों का डाउट है क्या? Yes, sir. Doubt sir. है sir. चलिए ठीक है, सर क्वेश्चन इसमें नंबर आप 2 बस हिंट कर दो सर, हम बना लेंगे, बिकॉज ये क्वेश्चन कंफ्यूजिंग है बहुत। अच्छा कंफ्यूजिंग है, चलिए ठीक है, ट्राई करते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, अप्रोच कैसे करना चाहिए, लेट वी चेक दैट। ठीक है, लेट्स सी क्या हो Yes, sir. सकता है, कैसे करना चाहिए, देखते हैं। देखिए ये आपका क्वेश्चन है, स्क्रीन पे दिख रहा होगा, पढ़ो तो क्वेश्चन पार्थ। Yes, sir. The locus of the midpoints of the perpendicular drawn from points on x equals to 2y to the line x equals to y is. देखो क्वेश्चन के बहुत ज्यादा डेप्थ में जाने से पहले मैं एक छोटा सा काम कर लेता हूँ कि y इज इक्वल टू एक्स तो मैं जानता ही हूँ लाइन, इसमें कोई डाउट नहीं मुझे। साथ में आपके पास एक और लाइन है y इज इक्वल टू एक्स बाई टू, एक्स बाई टू मतलब स्लोप जो है वो 1 से कम है, दिख ही रहा है। 1 से कम है। Yes, sir. तो ऐसा कुछ लाइन जो है वो ड्रॉ हो जाएगा इस तरह का, तो ये आपका y इज इक्वल टू एक्स बाई टू, इस तरह का लाइन है ना। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि यहाँ के किसी भी पॉइंट से आप ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉप करते जाओ, बोल रहे हैं, वही बोल रहे हैं ना, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट, इस लाइन से वहां आपको परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है, ऐसे समझ में आ रहा है। देखो हर एक पॉइंट से आप इसमें जब परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे यूनिक होगा, वो एक सिंगल जगह पे ही जाके परपेंडिकुलर बनेगा, वो पॉइंट यूनिक होगा। फुट जिसको मैं बोल रहा हूँ, ये सारे फुट यूनिक होंगे, समझ में आ रहा है क्या आपको? और ये Yes, सारे sir. पॉइंट जो आपने लिया है वो भी यूनिक होगा। अच्छा अगर मैं ऐसे ही आपको बोलूं कि इसके पॉइंट्स किस फॉर्म में होंगे, अगर मैं लाइन पे इसको एक सिंबल ले लूं अल्फा, तो आपको दिख रहा होगा ये अल्फा बाई 2 कॉमा अल्फा दिख रहा होगा। हाँ नहीं, सर। ऐसा नहीं लेंगे, अगर x ले लें, x ले लें तो मेरे ख्याल से थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। ये y इज इक्वल टू क्या है, y इज इक्वल टू सॉरी x इक्वल टू 2 अल्फा है ना, Yes. 2y 2y x इक्वल टू 2y है, तो अगर मैं x को ही अल्फा ले लूं तो y क्या हो जाएगा, 2 अल्फा अल्फा। बाई 2 हो जाएगा। ये समझ में अल्फा आ रहा बाय है 2। क्या? यस सर। हाँ यस क्लियर है सर। क्या? लेकिन यहाँ पे मैं अब वही अल्फा नहीं लूंगा क्योंकि इसके पैटर्न अल्फा फॉर्म में, इनको मैं ले लेता हूँ बीटा के फॉर्म में से। अब एक्स वाई में क्यों नहीं लूंगा, क्योंकि 2 लाइन है। अगर मैं इसको एक्स वाई बोल दूं तो वही सारे यही फुट भी एक्स वाई कैसे पॉसिबल है कि वो एक्स Yes, वाई हो, sir. समझ में आ रहा है आपको? इसीलिए अलग अलग चीजें ले रहे हैं, यहाँ अल्फा के टर्म में ले रहे हैं या बीटा के टर्म में। आप ए बी में भी ले सकते हो, नॉट नेसेसरी कि आप अल्फा बीटा में लो, आप ए बी में भी ले सकते हो। तो चलिए मैं बीटा ही ले लेता हूँ, यहाँ पे बीटा एंड कॉमा बीटा हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है क्या? यस सर। तो मिड पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं। मिड पॉइंट को अगर मैं एच के ले लूं तो मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, एच और के तो निकाल सकते हैं ना अल्फा बीटा में, सर अल्फा प्लस बीटा बाय 2 और बीटा प्लस अल्फा बाय 2 बाय 2। यानी आपका एच और के जो है दोनों अल्फा और बीटा के टर्म में कुछ ना कुछ तो आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है Yes, आपको। sir. और वो भी लीनियर स्ट्रक्चर होगा अल्फा बीटा में, अल्फा और बीटा में एक लीनियर स्ट्रक्चर होगा, करेक्ट? यस सर। अच्छा अब ये एच और के जो है इसके जो मिड पॉइंट है, तो इस सबके मिड पॉइंट को कनेक्ट करोगे तो एक चीज तो समझ में आ रहा है कि मिड पॉइंट को कनेक्ट अगर आप करते जाओगे तो क्या होगा, मिड पॉइंट कनेक्ट करते जाओगे तो एक लाइन मिलेगी, लाइन की इक्वेशन आएगी। और वो भी कर्व लाइन मिलेगा। कैसे, इस तरह का लाइन मिलेगा, वो भी ऐसा लाइन मिलेगा जो कि ओरिजिन से पास होगा। हाँ सर। अच्छा वो सारे लाइन जो ओरिजिन से पास होते हैं उनमें सी जीरो होता है dy क्या? प्लस c इक्वल टू 0। यस सर। लोकस निकालना है मतलब इक्वेशन तो निकालना है, मतलब साफ साफ वैसे भी ऑप्शन से दिख रहा है। कभी भी ये जीरो हो जाए इसका मतलब क्या होता है, एक्स और वाई में कोई एक रेशियो आ जाती है, एक्स और वाई का रेशियो कांस्टेंट हो जाता है। ये समझ में आ रहा है? हाँ सर। हाँ सर। देख लो एक्स और वाई का रेशियो कांस्टेंट होगा तभी वो ओरिजिन से पास होगा। क्लियर है क्या? यस सर। रेशियो के फॉर्म Yes, में sir. अगर लिख सकते हैं। देखो
अब यहाँ पे सिर्फ इतना ही है कि ये जो अगर h की मैं बात करूं तो h क्या होता है यहाँ पे, ऐसे ही पूछ रहा हूँ h क्या होता है, सॉल्व करते तो h क्या होता है देख के बताओ। सर अल्फा प्लस बीटा बाय 2। अल्फा प्लस बीटा बाय 2। सिंपल है, अल्फा प्लस बीटा बाई 2 होता है। देन k क्या होता, अल्फा बाय अल्फा बाई 2 सर 2 बीटा प्लस अल्फा बाय 4। 2 बीटा प्लस अल्फा बाय 4। 2 बीटा प्लस अल्फा अल्फा बाय 4। प्लस 2 बीटा अपॉन 2 बाई 4, ये आ गया करेक्ट। तो ये यस h हाँ और सर। k जो है अल्फा बीटा के टर्म में आ गया। अब यहाँ से देखो अगर मैं रेशियो लेना चाहूँ h और k का तो ये कांस्टेंट नंबर नहीं आ रहा है, क्योंकि अल्फा बीटा आपको सॉल्व करना पड़ेगा तभी वो कांस्टेंट होगा। ये चीज क्लियर है क्या आपको? हाँ सर Yes, ठीक sir. आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ? तो बस सिंपल सी बात है कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल जैसी कोई कहानी बन रही है, अल्फा बीटा सॉल्व करना है, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं बताइए? सर ओरिजिन पे ले लेते हैं एच के को। एच के को ओरिजिन पे ले लेंगे, 0 0 करके सॉल्व कर सकते हैं क्या? हाँ सर। ये ओरिजिन से जाएगा ना, 0 0 पे करके सॉल्व कर सकते हैं कि अल्फा बीटा निकाल सकते हैं क्या? हाँ सर परफेक्ट है, क्योंकि एक पॉइंट तो पता ही है ना कि एच के 0 0 तो होगा। ब्रिलियंट आइडिया आदि, बिल्कुल यहाँ हाँ से सर सॉल्व कर ठीक है सकते हो। और मेरे ख्याल से अल्फा बीटा आपको निकल जाए तो रेशियो लेके आप सीधा सीधा आंसर ले सकते हो। कंसेप्ट समझ में आ रहा है क्या? वैसे क्या आ रहा है देखो तो, 0 0 करने से सॉल्व क्या आ रहा है मुझे बताइए, वैल्यू क्या आ रही है बता दीजिए। अल्फा बीटा की वैल्यू सॉल्व करिए और h बाई k का रेशियो क्या आ रहा है वो भी बता दीजिए। सर 0 और 0 ही आ रहा है अल्फा सर इक्वेशन सर इक्वेशन आ रही है अल्फा प्लस बीटा भी 0 होगा, अल्फा प्लस 2 बीटा भी 0 होगा, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। हाँ सर हाँ, तो यहाँ से हाँ सर। ये क्या हो जाएगा, ये तो सॉल्व नहीं होने वाला है, ये वाले आइडिया से तो सॉल्व नहीं होने वाला है कि दोनों को जब आप 0 करते हो तो क्या हो जाएगा, Solution? सब कुछ 0 हो जाएगा। सब कुछ 0 हो जाएगा। सब कुछ कैसे हाँ, 0 हो सर। रहा है? अल्फा प्लस हाँ, बीटा सर। क्या आ रहा है बताओ? 0 0 और अल्फा सर प्लस अल्फा बीटा प्लस 0 आ रहा है। 2। हाँ सर, और अल्फा प्लस 2 बीटा भी 0 आ रहा है, सर हाँ, पॉसिबल ही नहीं है। तो इस सर, तो सिचुएशन में possible क्योंकि आपने पहले ही h के 0 लेके रख लिया है ना, तो उनकी वैल्यू तो 0 0 आएगी ही आएगी। तो उस कंडीशन में अल्फा बीटा निकल पाएगा क्या? नहीं सर, नहीं। नहीं निकल पाएगा। दूसरा अप्रोच है कि एक और चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, परपेंडिकुलर लाइन लिखा हुआ है। परपेंडिकुलरिटी को कैसे यूज कर सकते हैं यहाँ पे? ये जो लाइन है वो खुद परपेंडिकुलर है यहाँ पे, तब क्या होगा? ये जो लाइन है वो खुद परपेंडिकुलर है, तब क्या होगा? देखो इसका स्लोप तो दे दिया 1 है, तो परपेंडिकुलर का स्लोप तो निकाल ही सकते हैं ना, -1 होगा। -1 दोनों दो पॉइंट तो दिए हम, स्लोप होगा क्या? अल्फा बाई 2 माइनस बीटा एंड अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू -1। ये समझ में आ रहा है क्या? यस सर। हाँ सर। नहीं आ रहा है? ये चीज आ समझ में रहा आ है, रहा है? अल्फा बीटा में एक लीनियर इक्वेशन फिर से फ्रेम हो गया, ये समझ में आ रहा है? यस सर। अल्फा बीटा में लीनियर इक्वेशन फ्रेम हो गया। देखो अभी तक से अल्फा बीटा में कहीं कोई लीनियर इक्वेशन नहीं बन रहा था। हाँ, एच और के जरूर आ रहे थे अल्फा बीटा में, बट अल्फा बीटा में कहीं कोई लीनियर रिलेशन बन नहीं रहा था। अभी अल्फा और बीटा में लीनियर रिलेशन बनने से क्या हो जाएगा, आप रिप्लेस कर सकते हो अल्फा या सर बीटा 3 अल्फा इक्वल टू 2 बीटा आ गया। हाँ, तो आप रिप्लेस कर देंगे एच और के में, तो मेरे ख्याल से आपको रेशियो भी मिल जाएगा, क्योंकि वहां से अल्फा कट जाएगा। तो सेपरेटली अल्फा बीटा निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको जरूरत ही नहीं है। ऐसा कुछ समझ में आ रहा है क्या? करके देखो तो, मैं जो बोल रहा हूँ समझ रहे हैं क्या? h बाई के जो है वो अल्फा के टर्म में कुछ आएगा, अल्फा कट जाना चाहिए, क्योंकि आप अल्फा को बीटा को रिप्लेस कर रहे हो ना अल्फा से, या अल्फा को बीटा से रिप्लेस कर रहे हो, वही मतलब है। यस सर, ठीक है ठीक है। करके देखो तो क्या आता है, रेशियो मिल रहा है क्या? सर 5/4 ऑप्शन में है क्या? क्या चीज 5/4 आ रहा है? रेशियो h बाई के का? हाँ सर।
देख लीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए, कुछ एरर तो नहीं हो रहा है Yes, sir. अभी। कैपिटल बीटा बाय 2 हो जाएगा और हो जाएगा अल्फा प्लस 2 बीटा तो हो जाएगा 4 बीटा बाय 3 बीटा 6 बीटा बाय 12 बाय 2 सर मेरा 7/5 आ रहा है रेशियो। बाकी देख लीजिए आप लोग, मुझे नहीं पता है। अलग सर अलग आ अगर रहा है। 7/5 है तो आंसर ए होगा ना, एच और के का रेशियो 7/5 आया तो। मैं एक बार ऑप्शन चेक कर लेता हूँ। आपका 7/5 आया है। आदि तुम्हारा चेक कर लो। यस सर। क्वेश्चन नंबर क्या है? 62। तो आंसर क्या होगा तुम्हारा? सर ए पार्थ? होगा, ए ए होगा, ए होगा या होगा। डी होगा? हाँ सर। सर एक सेकंड। 7/5 आ रहा है, हाँ सर। तो ए होगा या डी होगा वो बताओ। एच बाई के का मतलब एक्स बाई वाई है वो। हाँ X सर, तो by Y 7 सर तो ए ही सर होगा, डी आ रहा है। ए होगा। आंसर डी होगा ना? डी सही आंसर है। अच्छा, ये पहले वाले अप्रोच में जो आदि ने बताया था, वहां पे गलती क्या थी? 0 0 करने से क्या हुआ? मतलब ऐसा क्यों नहीं आया आंसर? इसलिए क्योंकि क्योंकि उसमें सर इसमें हाँ, क्योंकि आपने उसको 0 0 कर दिया। आपने पहले ही ले लिया स्लोप 0, मतलब एच बाई के का रेशियो पहले ही 0 ले, तो 0 0 आएगा। यहाँ पे आपको वही स्लोप तो निकालना था, क्योंकि जब हम उसको 0 0 कर रहे हैं यस मतलब, सर। हाँ, तो क्योंकि वो पर्टिकुलर पॉइंट के लिए हो सकता है कि 0 0 पे है तो आपने 0 0 रखा, बट पर्टिकुलर केस है वो, स्पेशल जनरल केस नहीं हो सकता, इसलिए वो एप्लीकेबल नहीं था यहाँ पे। बाकी ठीक है, ये वाला जो स्लोप वाला जो इसमें ऑलरेडी परपेंडिकुलर दिया हुआ है, ये कंसेप्ट सही है इसका, क्योंकि हमने वो यूज भी नहीं किया था। तो आपने देखा कि क्वेश्चन में हर एक लाइन, हर एक वर्ड, हर एक फ्रेज का मीनिंग है, और कहीं ना कहीं वो यूज होता है किसी ना किसी चीज को निकालने में। ये चीज समझ में आ रहा है? अगर आप कहीं यस एरर सर। कर रहे हैं, मतलब उस पर्टिकुलर चीज को जो लिखा हुआ है उसको आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तभी वो आंसर गलत आ रहा है। तो ये थोड़ी बारीकी वाला काम है, ठीक है। उन छोटी छोटी बारीक चीजों को आपको ध्यान देने से, परपेंडिकुलर वर्ड जो है उसको हमने ध्यान नहीं दिया था पढ़ते समय, इसलिए हमने उसको यूज भी नहीं किया था। समझ में आया क्या? यस सर। बस बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है, बहुत अच्छे लेवल की अंडरस्टैंडिंग रखनी है। उसके बाद मेरे ख्याल से आपको जो नॉलेज है उसको कलेक्ट बस करना है, अप्रोच सही रखना है। यही आदत बनाते चलोगे तो मेरे ख्याल से सॉल्विंग स्किल अपने आप डेवलप हो जाएगी। क्लियर है क्या? यस सर। चलिए थोड़ा आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 62 लेते हैं। चलिए कंफर्टेबल यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 63, सॉरी 63 कौन बताएगा? सर मैं बता दूंगा सर, बहुत इजी है सर। ठीक है, अपन ने a1 + a2 = 4 ले लेंगे, तो सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स इन जीपी हो जाएगा = 4। हाँ, सर इसमें क्या आएगा सर? इसमें अपना आर के टर्म्स में इक्वेशन आ जाएगी अपना आर, मतलब सर एक ही क्वेश्चन ये हो जाएगा और दूसरा इक्वेशन हो जाएगा a1 + a2 + a3 + a4 = 20। तो मतलब कि सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ जीपी 20 और सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स 4। सर तो इन दो को सॉल्व करेंगे, दोनों इक्वेशन को, तो अपनी आर की वैल्यू आ जाएगी वहां से। अच्छा, फर्स्ट और टू फिर सर टर्म को अगर सम करते चले, फर्स्ट टू टर्म को अगर सम करते चलें, तो क्या ये भी एक जीपी फॉर्म कर रहा है कि कुछ और फॉर्म कर रहा है? जीपी करेगा। टू टर्म्स को जोड़ते जा रहे हैं ना, कंसेक्यूटिव जो टू टर्म्स है उसको यस जोड़ते सर। जा रहे हैं, दिख रहा है ना? A1 प्लस, तो अगला टर्म भी मेरे ख्याल से आपको मिल जाएगा। इस तरह से एक जीपी ही फॉर्म हो गया बोलना चाहिए। अब यहाँ A1 नेगेटिव नंबर है, तो जीपी फॉर्म होने से जीपी का सम तो निकाला ही जा सकता है ना, यस सर। इन टर्म्स ऑफ यस सर। लैम्डा। आर की वैल्यू आ जाएगी सर, उससे फिर हम लोग एक ही वैल्यू निकाल देंगे, तो दोनों मतलब सर आर की वैल्यू सर इससे आर की वैल्यू +-2 आएगी, तो उसमें -2 कंसिडर करेंगे, तो उससे ए की भी हाँ, -4 वैल्यू आ जाएगी फिर, तो बस सम निकालना है 9 टर्म्स का। तो जीपी फॉर्म हो जाएगा अपने आप, ये चीज क्लियर हो जाएगी। ऐसा है कंसेप्ट मेरे ख्याल से ना। यस यस सर। सर। 64 भी बनाया आपने? हाँ सर बना दी। हाँ सर। चलिए ओम आप एक्सप्लेन कर दीजिए।
सर ये वाले क्वेश्चन में सर हमको सर पहले अल्फा और बीटा दिया है कि वो रूट्स हैं हाँ ये वाले इक्वेशन के। तो सर पहले हम हाँ इस इक्वेशन के रूट्स निकालेंगे सर, इस इक्वेशन के हाँ रूट। सर एक सर अपन सर अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 1 और अल्फा बीटा -1, उसके बाद सर अपन अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर प्लस 4 अल्फा बीटा लेकर अपन अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद अल्फा बीटा का वैल्यू निकालेंगे, तो इसमें रूट्स जब का वैल्यू पहले। ठीक है P1 ठीक है, लेंगे। मैं समझ हाँ गया। अच्छा, मैं मेरे दिमाग में ऐसे ही आ रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 है। इसको सॉल्व करने से एक्स की वैल्यू ऐसे आती क्या है? अगर मैं इसको सॉल्व कर दूं तो So एक्स की 1 वैल्यू plus क्या? root 5/2 हाँ, वन और माइनस minus root 5/2. यस सर। तो Yes. ये कोई स्पेसिफिक नंबर है, इसको पहचानते हैं हम? ये मतलब ये तो है कि कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, रियल नंबर ही है। हाँ रूट्स सर रियल है इसको ना? Yes, सॉल्व sir. करना पड़ता है सर। हाँ सर जो पॉलिनोमियल की सर मतलब डिग्री खोलने के सर फॉर्मूले होते हैं उससे सॉल्व करना पड़ता है, जैसे x प्लस वाई का होल स्क्वायर ये वो लगा के। हाँ, तो आपने किया, चारों ऑप्शन चेक किया? यस सर, हम लोग के रूट्स आ गए अल्फा बीटा, फिर p k इक्वल्स टू a की पावर में k प्लस बीटा की पावर में k है, तो फिर उसको सॉल्व किए। अच्छा, तो ये Yes, जो sir. आपने ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 मेरे ख्याल से आपने डाउट पूछा है। So वो complex वाला है sir. सर हम लोग बनाए नहीं सर, Complex। कॉम्प्लेक्स के कॉन्सेप्ट याद नहीं है तो हम लोग बनाए नहीं उसको। हाँ तो सर। एक काम करिए, अभी कॉम्प्लेक्स को छोड़ दीजिए। कॉम्प्लेक्स नंबर एक दिन मैं आपको पढ़ाऊंगा, तभी मैं बताऊंगा, तब समझ में आएगा, क्योंकि आपको सिस फॉर्म, यूलर फॉर्म, ई आई थीटा, आर्ग्यूमेंट, ये सारी चीजें थोड़ा सा आप लोगों को नहीं आता होगा, यस सर। है ना? तो आप लोग मेरे ख्याल से जब मैं पढ़ाया हूँ तब क्लास में नहीं रहे होगे, कोई बात नहीं। तो मैं आपको ये अलग से कॉम्प्लेक्स नंबर थोड़ा सा फाउंडेशन पहले पढ़ाऊंगा, मे बी नेक्स्ट सैटरडे, ठीक है? स्पेशली यस कॉम्प्लेक्स सर। नंबर, ठीक है? उसमें बहुत सारी थ्योरीज हैं आपके उससे, तो वो पहले मैं करा दूंगा, फिर आप बनाना, आपको सब बन जाएंगे, ठीक है? चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, 66 देखते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर आपको, मेरे ख्याल से आपने बोला कि कॉम्प्लेक्स नंबर में आप कंफर्टेबल नहीं, तो आपको कराएंगे कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है? नेक्स्ट सैटरडे। Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 66 पढ़िए। पार्थ आप ही पढ़ लो और समझाओ क्वेश्चन। In a workshop, there are 5 machines, and the probability of any one of them to be out of service on a day is 1/4. The probability that at most 2 machines will be out of the service on the same day is 3/4 to the power 3k. Then k equals to। क्वेश्चन समझाइए। सर अपने को बोले सर कोई भी सर एक वर्कशॉप यहाँ पे 5 मशीन है। अब सर 5 में सर कोई एक मशीन काम नहीं करेगी, प्रोबेबिलिटी उसकी 1/4 है। उसका सर अपने को नहीं नहीं, एट ऐसा नहीं है, मोस्ट 2 मशीन की निकालना है। वैसा नहीं लिखा है, फिर से ध्यान से पढ़ के समझाओ। Second, there are 5 machines, the probability of any one of them to be हाँ सर, वो लिखा है कि सर कोई भी एक मशीन जब आउट ऑफ सर्विस रहेगी उसकी प्रोबेबिलिटी दी हुई है ना। मतलब किसी सर भी मशीन की आउट ऑफ सर्विस होने की प्रोबेबिलिटी है 1/4, हाँ यानी कि सर। मशीन जो है वो कोई भी मशीन, मतलब एनी ऑफ द मशीन आउट ऑफ 5 है वो, ठीक है? मतलब यस हर एक सर। मशीन जो है आउट ऑफ सर्विस हो सकता है किसी एक दिन पे, वो है 1/4 चांसेस। तो आउट ऑफ सर्विस यस है सर। 1/4 चांसेस, और आउट ऑफ सर्विस नहीं होगा मतलब वो सर्विस देगा, मशीन काम 3/4। करेगा। सीधा एक सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो मशीन काम नहीं करने की प्रोबेबिलिटी 1/4 दिया है, और मशीन काम करने की प्रोबेबिलिटी 3/4 है। ऐसे कितने सैंपल है, ऐसे कितने ट्रायल है? टोटल 5 ट्रायल्स हैं, 5 मशीन है यस टोटल। एक्चुअली क्या, मैं आपको बर्नौली Yes, ट्रायल sir. पढ़ाया होता ना, तो आपको एक क्वेश्चन बहुत जल्दी कैच कर लेते आप, क्योंकि बर्नौली ट्रायल में यही होता है कि नंबर ऑफ ट्रायल्स बता देगा, यहाँ 5 मशीन है तो 5 ट्रायल्स हो गए, ठीक है? देन प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग नॉट हैपनिंग का सम 1 होता है। तो यहाँ पे दे दिया है कि आउट ऑफ सर्विस 1/4 है, तो सर्विस होने की प्रोबेबिलिटी 3/4 हो जाएगा। तो समझ में आ रहा है? तो इस तरह से आप ये समझ गए। अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपने पढ़ा हुआ है, साफ साफ क्वेश्चन लिखा है एट मोस्ट 2 का, तो 0 1 2। 1 और 2 0 मतलब 0 1 2। 0 ये मतलब सारी 0 मशीन मशीन, तो सारे 0। मशीन काम करेंगे, तो सारे मशीन काम करेंगे मतलब 3/4 की पावर 5। एक ही मशीन काम करेगा मतलब 5c1 मल्टीप्लाइड बाय 3/4। 3/4 की पावर 4। 3/4, 3/4 की 3/4 power की 4. पावर 4। 4 यस सर। 3/4 की पावर 4, और एक काम नहीं करेगा मतलब 1/4। तो ऐसे आप टेबल बनाएंगे डिस्ट्रीब्यूशन का, और मेरे ख्याल से आसानी से क्या निकाल लेंगे।
तो ये पूरा काम किसका है? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को, जो आपने पढ़ा था उस दिन। क्लियर है यस क्या? सर। अब बताइए सर एक कहाँ बार से, फिर से बताना, सर एक बार फिर से बताओ ना, एक बार फिर से बताओ ना कौन सा वाली चीज? सर। ये सर मैं वो 5C1 और 3/4 का पावर 4 और 0 into 3/4 का पावर 5 कैसे किए, वो नहीं समझा। हाँ चलिए ठीक है, मैं समझाता हूँ, ध्यान से देखना ना, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा मैं जो बोल रहा हूँ। इतना तो आप समझ गए हैं कि मशीन काम करेगा नहीं करेगा उसकी प्रोबेबिलिटी आपके पास है। अगर रैंडम वेरिएबल को मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे x है कि आपका मशीन काम करेगा नहीं करेगा, 5 में से कितने मशीन काम करेंगे नहीं करेंगे, ठीक है। हो सकता है 5 में से 0 मशीन बंद, मतलब आउट ऑफ सर्विस रहे, यस है सर। ना, आउट ऑफ सर्विस समझ रहे हैं? तो ये आउट ऑफ सर्विस का नंबर लिख रहा हूँ, x बी द वेरिएबल विच टेल्स अबाउट आउट ऑफ सर्विस। तो 0 मशीन आउट ऑफ सर्विस, 1 आउट ऑफ सर्विस, 2 आउट ऑफ सर्विस, वही लिखा है कि मोस्ट ऑफ द 2 मशीन्स विल बी आउट ऑफ सर्विस लिखा है। कैच कर पा रहे हैं क्वेश्चन? हाँ सर। यस सर। प्रोबेबिलिटी की अगर बात करूं, 0 मशीन आउट ऑफ सर्विस मतलब पांचों मशीन काम करें, तो काम करने की प्रोबेबिलिटी 3/4 है। अब एक ही मशीन काम कर रहे हैं तो 5 में से कोई भी एक मशीन काम कर सकता है ना, सॉरी 5 में से कोई भी एक मशीन आउट ऑफ सर्विस हो सकता है ना, आउट ऑफ सर्विस। यस सर। यस सर। एक ही मशीन है तो 1/4 की पावर 1 एंड 4 मशीन है 3/4 की पावर 4, ये समझ में। अब 2 मशीन आउट ऑफ सर्विस होते तो नहीं समझे, एट 5C2 मोस्ट 3/4 अच्छा cube एट into हाँ सर। 1/4 ठीक है। आउट square। ऑफ सर्विस। अरे अभी समझ गए क्या? अच्छा ठीक है। हाँ हाँ ठीक है, एकदम अभी ये एकदम भी अच्छे पता से है समझ कि गए। इनकी प्रोबेबिलिटी का सम जो है 1 नहीं होगा, तो इनकी प्रोबेबिलिटी का सम क्या होना चाहिए? गिवन है, ये प्रोबेबिलिटी लिखा है ना, सर बी आ हाँ गया सर आंसर। सर, इसका यस सम सर। गिवन बस है। सबको आ प्लस गया कर दोगे तो जो गिवन चीज है उसके इक्वल कर देना, मेरे ख्याल से आप के निकाल पाएंगे। आ गया। क्लियर है क्या? सर एसएड की कॉन्सेप्ट सर आप यस हमको सर। तो बता सकते हैं सर, मतलब हम लोग भी भले सिलेबस से बाहर है, बट अगर इसके क्वेश्चंस आ रहे तो आप ये वाला जैसे आप जो बताया ना अभी बर्नौली वाले, ये बताइए। बर्नौली ट्रायल, मैं बताऊं आपको, नाम सिर्फ बर्नौली ट्रायल है। देखो भाई सीबीएसई बहुत चालू चीज है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज ए ह्यूज स्केल, उसके अंदर में बर्नौली ट्रायल आता है। वो स्पेशल केस जो है उसको पढ़ाएगा नहीं, लेकिन क्वेश्चन देगा आपको, क्योंकि वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। बात समझ में आ रही है? यस यस मैं सर। क्लास में आप लोगों को जरूर हिंट दूंगा कि बर्नौली, अब बर्नौली ट्रायल में सिर्फ ये होता है वहाँ एक स्पेसिफिक फॉर्मूला लगता है, जो आप चीज बना रहे हैं ना, सर। जो कैलकुलेट कर रहे हैं आप, ये दोनों फॉर्मूला के इसी बन को गए सर ये। फॉर्मुलेट कर देता है, इसी को फॉर्मूले में डाल देता है, और कुछ नहीं है वो। तो आपको जरूरत भी नहीं है बर्नौली ट्रायल अलग से पढ़ने की, जरूरत ही नहीं, ठीक है। वो पूरा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अगर समझ में आ गया जिसको, उसको बर्नौली ट्रायल ऑटोमेटिक बनना ही है, उसका कोई स्पेसिफिक मेथड है ही नहीं है, जनरल चीज है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। इसीलिए उसको उसने हटा दिया, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ना है, क्वेश्चन वहां से भी देगा वो। यस नाम नहीं सर। लिखेगा बर्नौली ट्रायल का, बोलेगा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, निकालो। समझ गए? इतना ही फर्क है और कुछ नहीं है। समझ गए क्या? यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है? यस सर। यस यस सर। सर। देखिए मैं आपको बोलना चाह रहा था कि आप जो भी सीबीएसई में पढ़ते हैं, चाहे 11th पढ़े या 12th की चीजें ज्यादा आप कैच कर पा रहे होंगे, ज्यादा कनेक्ट कर पा रहे होंगे, ठीक है, बजाय 11th के, क्योंकि उस टाइम तुम लोग वैसे ही फोकस नहीं थे। अभी इस साल फोकस्ड हो तो चीजें डेप्थ में समझ में आ रही हो तुमको। चलिए एक क्वेश्चन और बनाते हैं, 67, ठीक है। वैसे भी हमने यस 11th में सर। बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन डिस्कशन नहीं किए थे आपके क्लास में, बता दूं रीजन ये है कि आप लोगों का परफॉर्मेंस जो है वो वहां तक पहुंचे ही नहीं। यस सर। तो कोई बात नहीं, समझ सकते हैं, अभी समझ में आ जाएगा आप लोगों को, ठीक है। आप लोगों ने क्या है, सब स्ट्रगल कर रहे होते हैं 11th में, इसलिए बहुत ज्यादा 11th में बहुत हाई लेवल या हाई डोज के क्वेश्चन शेयर करते भी नहीं। डिपेंड करता है बैच कैसे, बच्चे कैसे हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग ही पढ़ाया जाता है हर बार, ठीक है। मैं वैसे ही पढ़ाता हूँ, तो जैसे बच्चों का परफॉर्मेंस रहता है, जस्ट लाइक दैट। अभी क्वेश्चन पढ़िए, आपको समझ में आ जाएंगी चीजें। ओम दीवान पढ़ेंगे। Let the tangents drawn from the origin to the circle x square plus y square minus 8x minus 4y plus 16 equals to 0 touch it at the points A and B. Then AB square is equals to। ओके, क्या समझ में आ रहा है ओम, बताइए। सर एक सर्कल की इक्वेशन के बने तो हम लोग उससे उसका रेडियस निकाल सकते हैं एंड उसको वो कहाँ पर लाई कर रहा है ये निकाल सकते हैं। सर हमको इस क्वेश्चन में बोला है कि जब सर्कल से टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं तो वो ओरिजिन से पास हो रही है। एंड सर जो सर्कल से हम लोग टेंजेंट्स ड्रॉ करेंगे सर, वो मतलब एक टेंजेंट सर्कल के ऊपर अपर साइड रहेगी और एक डाउन साइड रहेगी। तो सर जहाँ पर वो टेंजेंट और सर्कल टच
मैसेज कर रहे हो? ठीक है, ठीक है। देखो, मैं आप लोगों को एक छोटी सी चीज बताना चाहूंगा। इतना तो आप समझ गए हैं कि जहाँ टेंजेंट टच करते हैं वहां से एक कॉर्ड बनता है, उस कॉर्ड की लेंथ के बारे में क्वेश्चन। इसको बोला जाता है कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट बोला जाता है, ठीक है। इसका स्पेशल टर्म ये है, बट अगर आप ये नाम ना भी जानो तो भी ये कंसेप्ट आपको समझ में आ सकता है, ठीक है। तो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट का क्वेश्चन है। कभी आप लोग जेई के मटेरियल पढ़ना शुरू करो तो आपको बहुत अनाप शनाप मटेरियल मिलेंगे, जो ऑथर्स लिखते हैं, बुक राइटर्स लिखते हैं, बुक पब्लिशर बनाते हैं, बहुत अनाप शनाप चीजें डाल के रखते हैं। कोई बच्चा पढ़ने बैठे तो उसको लगेगा कि जेई बहुत डिफिकल्ट चीज होती है, बहुत सारा पढ़ना पड़ता है, मिसकंसेप्शन आने लग जाते हैं बच्चों के दिमाग में। तो उस सारी चीजों से आप लोग बच के रहिए, उसके जहां से बिल्कुल मत आइए। वो इस तरह से पूरा प्रोग्राम स्ट्रेटेजी बनाई जाती है कि मार्केट चले उसका। बच्चों को डिफिकल्ट ज्यादा चीज लगती है तो लोग उस पर ज्यादा कूदते हैं, ठीक है, ज्यादा पैसे खर्च करते हैं। तो ये एक पॉलिसी होती है आमतौर पे। लेकिन मैं बताऊं, आपने जो सीबीएसई लेवल पे पढ़ा है, देखो सबसे बड़ी बॉडी है, गवर्निंग बॉडी जो है वो सीबीएसई है, ठीक है। अगर सीबीएसई के ही कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझ के अप्लाई करना सीख जाए बच्चा, तो काफी हद तक आप जेई मेंस एडवांस के क्वेश्चन सिर्फ वो जो आपने किताबें पढ़ी है एनसीईआरटी, उसी के बेसिस पे आप बहुत कुछ बना सकते हैं, ठीक है। कोई अलग से मटेरियल नहीं डाल के रखा है। मैं आपको जस्ट एक छोटा सा कंसेप्ट समझाना चाह रहा हूँ। पहले मैं आपको कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट का कंसेप्ट समझाता हूँ, उसके बाद ये क्वेश्चन आप अपने आप खुद से बना लोगे, ठीक है। कंसेप्ट ये है कि जैसे कोई एक सर्कल है और ये सेंटर है, ठीक है। ये आप देखो, ये सारी चीजें आप 11th में भी सर्कल पढ़े हो, लेकिन हमने आपको वहां पे डिटेल नहीं पढ़ाया होगा, क्योंकि तब आप वहां पे टेंजेंट का कंसेप्ट आता नहीं है, और स्ट्रेट लाइन वगैरह जो है था जरूर, लेकिन नहीं पढ़ाते हैं जनरली। मैं नहीं पढ़ाता, ठीक है, बैच के हिसाब से पढ़ाता हूँ मैं, क्योंकि तब आप लोग खुद ही स्ट्रगल कर रहे होते हैं। आधे ज्यादा लोग तो क्लास अटेंड नहीं करते हैं, जो करते हैं उनको किसी को लाइन नहीं पता, तो किसी को सर्कल नहीं पता, तो डेप्थ नहीं पढ़ाते बेटा, क्योंकि वहां पे ज्यादातर बच्चे स्ट्रगल कर रहे होते हैं, ठीक है। कई लोगों को पता ही नहीं होता है कि आगे मैथ्स पढ़ना भी है कि नहीं। तो 11th क्लास की तो कहानी बिल्कुल अलग होती है। अभी तो श्योर है कि आपको 12th पढ़ना भी है, जेईई देना भी है। इसलिए आपने देखा भी होगा कि आप लोग के ग्रुप में मैंने सबको नहीं डाला है, क्योंकि वहां फिर वही हो जाता है, अगर सबको पढ़ाते तो खिचड़ी बन जाती, ठीक है, क्योंकि वो सब लोग इन सारी चीजों को समझ भी नहीं सकते हैं। अभी तुम समझ सकते हो तो ध्यान से समझते चलो मैं क्या बोल रहा हूँ। ये सेंटर अगर मैं बोल दूं, से एक पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट, जहां से आप टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो, पी क्यू इसका कॉन्टेक्ट पॉइंट है। कोई बहुत टेक्निकल टर्म में जाने की जरूरत नहीं है। अगर मैं इसका रेडियस को एज्यूम कर लेता हूँ, से द रेडियस विल बी, आई मस्ट टेक रेडियस, मैंने आर ले लिया यहाँ पे, रेडियस आर ले लेता हूँ। आपको समझ में आ गया होगा रेडियस क्या है, इसका निकाल सकते हो क्या रेडियस? यस सर, स्क्वायर रूट निकाला 2 भी आया है, था उसका। निकाला भी 2 आ है, जाएगा, यस। रेडियस 2 आ यस जाएगा। हाँ सर, रेडियस सेंटर 2 भी आ आपने जाएगा। निकाला होगा, सेंटर आपका क्या आ रहा है, 4,2 आ रहा है सेंटर। 4,2। यस सर। ये ओरिजिन है, यहाँ पे आपको ये कहानी दे दी। लेकिन मैं एक जनरल चीज बता रहा हूँ फिलहाल। अगर मैं ये कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट पीक्यू की लेंथ निकालना चाहूँ तो आपको ये पता है 50-50 होगा, ये आपने 10th में पढ़ा है। यस सर। अगर इसको एल ले लूँ, इसको भी एल ले लूँ, इसको कैपिटल एल ले लूँ, तो क्या रिलेशनशिप बन रहा है देखते चलिए। आपने कभी ट्राइंगल पढ़ा है? ट्राइंगल यस क्लास 10th सर। में ट्राइंगल पढ़ा होगा, ट्राइंगल में पढ़े। सिमिलैरिटी पढ़ा होगा। सिमिलैरिटी से कनेक्ट करता हूँ, देखो अभी आपको ये निकालना है, ठीक है। अब ये जो चीज है वो किसके सामने है? यहाँ पे दो मैं ट्रायंगल ले रहा हूँ, ध्यान से देखते चलना, ठीक है, बहुत ध्यान से देखना। कोई बहुत बड़ा कंसेप्ट नहीं है। एक ट्रायंगल ये लिया और एक बड़ा वाला ट्रायंगल ले रहा हूँ। बड़ा वाला ट्रायंगल मतलब समझ रहे हो आप, ये वाला हाँ ट्रायंगल। सर। अब इन दोनों यस सर। ट्रायंगल में यहाँ पे एल है, तो एल एल कहाँ पे है? ये वाला एंगल के सामने ना एल, तो ये वाला एंगल आएगा इसका करस्पॉन्डिंग एंगल, ये समझ रहे हो आप? हाँ सर, हाँ बिल्कुल। सर। हाँ सर। एल, तो यहाँ पे ये एल आ गया। अब ये वाले इसी के सामने, एल के सामने आर आ जाएगा, ये समझ में आ रहा है? दिख रहा है ना, वही वाला साइड है। एल ये समझ बाय में, आर, हाँ सर। एल के करस्पॉन्डिंग आर है ना। हाँ सर। अब छोटे वाले ट्रायंगल में एल क्या है? हाइपोटेन्यूज का पोजीशन है, दिख रहा है कैपिटल एल? नहीं दिखा? यस सर। भाई थीटा के सामने ये भी है, थीटा के सामने ये आर भी है ना यार। अभी 90 के सामने ले रहा हाँ हूँ, अभी 90 के सामने क्या है? बड़े वाले ट्रायंगल में 90 के सामने क्या है? नहीं आया समझ में? हाँ सर, आ गया। एबी के लिए आंसर आ गया ना? हाँ सर, आ गया सर, आ गया, आ गया, आ गया।
फॉर्मूला समझना है, ए बी कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का लेंथ का फॉर्मूला। अच्छा ये नहीं भी पता होता तो क्या नहीं निकाल लेते? ये टर्म अगर मैं आपको नहीं भी बताता तो क्या इतने इंफॉर्मेशन से कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की लेंथ नहीं निकाल सकते थे हम लोग? निकाल सर सकते एक थे। और देखो ये बात 0 0 दिया हुआ है, आपको वही बोल रहा है, ए बी निकालने बोल रहा है, जहां पे वो टच कर रहा है, ठीक है, ओरिजिन कहीं पे भी हो, ए बी निकालने बोल रहा है, यही कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट के कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का लेंथ जो है वो निकालने बोल रहा है। अच्छा ये टर्म नहीं भी पता होता तो क्या नहीं निकाल पाते? कहीं पे भी नहीं लिखा है कि कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट है, ऐसा कोई थ्योरी सीबीएसई ने पढ़ाया भी नहीं। रीजन, 10th में बच्चा सिमिलरिटी पढ़ के आता है, 11th में जो है वो उसने सर्कल पढ़ा हुआ है, लाइन पढ़ा हुआ है, क्यों नहीं बना लेगा? बस खाली उसको असेंबल ही तो करना है नॉलेज को, और कुछ थोड़ी ना करना है। अब इसी एक को और क्या करते हैं, वो बहुत डिफिकल्ट बना के बुक में छाप देते हैं। कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ले आएगा तो लगेगा बच्चा हाँ हम IIT की तैयारी कर रहे हैं। अरे भाई ये 9-10 की चीजें हैं, उसमें क्या IIT वाली बात है? बोलो। एक और बार बता दीजिए ना सर, ये सिमिलैरिटी वाला। सिमिलैरिटी वाला ध्यान से समझने, एक बार फिर से बता रहा हूँ, सिमिलैरिटी को आप थोड़ा ध्यान से देखना आप, ठीक है? डायग्राम में फ्रेशली बना के दिखा रहा हूँ आपको। आज अपना मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि ये एक सर्कल है, ये सेंटर है, ये एक्सटर्नल पॉइंट ये है। ये तो आपने पढ़ा है ना, 10th में तो पढ़ा होगा आपने, ये इस टाइप का डायग्राम बहुत पढ़ा होगा। नहीं समझ रहे हो आप? अब यहाँ पे ए बी लिखा है तो ए बी लिख देता हूँ, पी क्यू क्यों लिखूं? इसको ए ले लेते हैं, इसको बी ले लेते हैं, इसको हम कोई और पॉइंट ले लेते हैं, इसको पी ले लेते हैं। ये समझ में आ रहा है आपको? अच्छा ये लाइन का ट्राइंगल जो होते हैं वो हमेशा सिमिलर होते हैं, पता है ना? राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा यहाँ पे, यस सर। यस सर। और यहाँ पे भी राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, देखा? तो यहाँ दो ट्राइंगल अलग कर रहा हूँ। एक राइट एंगल ट्राइंगल है जो पी ए, और ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट को अगर एम बोल रहा हूँ तो समझ में आ रहा है? इसी के आगे बी जाएगा। इसको अगर मैं एल बोल रहा हूँ और ये वाले कैपिटल एल बोल रहा हूँ, नहीं भी बोलूंगा तो आप नाम से भी पी ए वी ए करके बना सकते हो। और दूसरा ट्राइंगल आपके पास इस तरह का आ रहा है, दिख रहा है आपको? ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल जिसमें ये एल है, ये आर है, तो इसका हाइपोटेन्यूज तो निकाल ही सकते हो ना आप? यहाँ पे हाइपोटेन्यूज और ये थीटा है, तो यहाँ पे भी थीटा है, तो थीटा और हाइपोटेन्यूज दो चीजें कनेक्ट हो रहा है। हाँ, तो थीटा के अपॉन में, तो थीटा का करस्पॉन्डिंग साइड मतलब एल का, स्मॉल एल का करस्पॉन्डिंग साइड रेडियस है, और यहाँ पे एल कैपिटल एल लेंथ जो है वो बड़े वाले में ये हाइपोटेन्यूज। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा जिस बच्चे ने हाँ, yes, क्लास 10th में लेवल पे ट्राइंगल, स्कूल टीचर नहीं कराते हैं, जहाँ पे IIT फाउंडेशन, जहाँ पे बैच इस तरह के बैचेस चलती है ना, वहाँ पे जरूर इस लेवल के क्वेश्चन पढ़ाए जाते हैं, जहाँ पे ट्राइंगल के जो क्वेश्चन है सिमिलैरिटी की बहुत हाई लेवल के और अच्छे डेप्थ वाले क्वेश्चन पढ़ाए जाते हैं, जो जनरली यूज होते हैं। कोई हाई लेवल नहीं है, आप सिमिलैरिटी पढ़े हो, आप कनेक्ट कर सकते हो। ये चीज समझ में आ रही है क्या? देयर इज नो हाई लेवल, ठीक है? जस्ट चीजों को कनेक्ट करना है और कुछ नहीं है, वही नॉलेज है, नथिंग इज है। तो अभी आपको समझ में आ गया क्या? ये एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड किसका क्वेश्चन है? एक राइट ट्राइंगल का क्वेश्चन है, राइट ट्राइंगल के बाहर का क्वेश्चन नहीं है ये। अगर मैं बोलूं कि पाइथागोरस या राइट ट्राइंगल या सिमिलैरिटी, राइट ट्राइंगल अगर आपको बनाता है, राइट एंगल ट्राइंगल अगर आपको आता है सॉल्व करना, ठीक है, या सिमिलैरिटी अगर आपने सॉल्व करना सीखा है, तो बिल्कुल ये वही क्वेश्चन है, उसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं है। ना सर्कल का क्वेश्चन है, ना ही किसी टेंजेंट का क्वेश्चन है, दिस कंप्लीटली बिलोंग टू दैट, जिसको हम कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट बोल देते हैं। और लोगों को लगता है कि सर्कल में बड़े बड़े कंसेप्ट, कोई कंसेप्ट नहीं बेटा, जो आपने 9-10 में ज्योमेट्री पढ़ी है वही सब कुछ है, और उसके अलावा कोई बहुत बेसिक मैथ्स ही हर जगह काम आता है, मैं बता दूं आपको। चलिए क्लियर है यहाँ तक? यस सर। देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बहुत सारी चीजें निकल के सामने आ रही है। देखो आपने टेंजेंट की बहुत सारी चीजें पढ़ ली हैं, ठीक है? तो धीरे धीरे थ्योरीज आ रही हैं, उन क्वेश्चंस को बनाइए, नोट बनाइए, नोट लिखिए। अब इसको आप पढ़ के छोड़ देंगे तो फिर वो आपके लिए कोई यूजलेस हो जाएगा। इसलिए इस क्वेश्चन को लिखिए, उस क्वेश्चन के नीचे जो कंसेप्ट है वो लिखिए, पूरा सॉल्व करिए। उस एक क्वेश्चन को पढ़ने से ही बहुत सारे क्वेश्चन के कंसेप्ट कवर हो जाते हैं। समझ में आ रहा है क्या? रीजन ये है कि जेईई मेन के क्वेश्चन करने का, कि इसके क्वेश्चन जो अच्छे होते हैं, कंसेप्ट बिल्डिंग होते हैं। और यही तरीके, इसीलिए मैंने आपको पहले बोला कि आप एडवांस पढ़ने से पहले जेईई मेंस इसीलिए पढ़िए, क्योंकि जब कंसेप्ट अच्छे से बिल्ड हो जाता है तब वहां जेईई एडवांस पढ़ते हैं तो वो भी वैसे ही लगता है जैसे आप सीबीएसई 12th के पेपर प्रिपेयर करते हैं, वो भी वैसे फील होने लगेगा। समझ में आ रहा है क्या? तो स्ट्रेटेजी को फॉलो करिए, बाकी अपने आप आपका काम हो जाएगा, परेशान होने से मतलब नहीं। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, मेरे ख्याल से टाइम ज्यादा नहीं बचा है, 10-20 मिनट बचा है, हो जाएगा। लेकिन 68 पढ़िए, आदि आप ही पढ़ लो। ये डाउट था क्या आप लोगों यस का? सर। था ये डाउट? नहीं सर, नहीं ये था। नहीं था। तो एक्सप्लेन कर दीजिए कैसे बनाया आपने। देखो आपको थीटा सॉल्व Yes, करना sir. था, लोअर लिमिट अपर लिमिट में क्वाड्रेटिक के थ्रू देखो कैसे चालाकी से क्वेश्चन डालता है। अब ये इंटीग्रेशन में कोई दम नहीं, कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पता है? हाँ बोलो ओम।
सर इसमें हम लोग सर कॉट स्क्वायर को ओपन कर देंगे, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन क्वाड्रेटिक साइन स्क्वायर है ना, थीटा सिंपल है ना, एक इस क्वाड्रेटिक को सब सॉल्व कर रहे हो, कुछ हाँ नहीं, सर, उसको क्वाड्रेटिक को सॉल्व क्वाड्रेटिक को कर रहे सॉल्व हो, करना है। और वो भी थीटा हाँ ऐसे सर। आएगा, ट्रिग्नोमेट्री पीरियोडिक होते हैं, तो ऑलरेडी इंटरवल दे के रखा, उसी इंटरवल के अंदर आपके 2 वैल्यू आएंगे उस, हाँ अब सर। वो हाँ ये सर। क्वाड्रेटिक अलग चीज हो गई, इधर इंटीग्रेशन अलग हो गया, वहां से खाली वो क्या कर रहे हैं, तो आपको ये समझ आ रहा है कि क्वाड्रेटिक और इंटीग्रेशन को असेंबल कर रहे हैं, 2 अलग अलग चीजों को मिला रहे हैं यहाँ क्वेश्चन में, यस सर। कॉन्सेप्ट हाँ को सर। बस इकट्ठा कर रहे हैं। अब कॉस स्क्वायर का पूरी दुनिया को पता है इंटीग्रेशन क्या करना है ना, रिड्यूस करना है, पावर रिड्यूस देने, पावर हाँ इंटू सर, 6, यस 6 सर। थीटा के टर्म्स में पता है, हो लाना है। गया खत्म, ये सवाल खत्म हो जाएगा वहां पे, हाँ सर, हो क्लियर गया है। था। चलिए ठीक है, एक यस अच्छा सर। क्वेश्चन है जो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 69, मेरे ख्याल से आप ये पूछे भी हो। यस सर। चलिए ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 69 डिस्कशन करते हैं, और मेरे ख्याल से आपको क्वेश्चन थोड़ा पढ़िए ओम दीवान। The coefficient of x to the power 7 in the expression 1 plus x to the power 10 x into 1 plus x to the power 9 plus x square into 1 minus x to the power 8 and so on till x to the power 10 is. मुझे लग रहा है यहाँ थोड़ा सा एरर है, वो 1 प्लस एक्स होना चाहिए जहां तक मुझे लग रहा है, जो बीच में माइनस लिखा है ना 8 की पावर वाला, यस सर। प्लस होना चाहिए मुझे लग रहा है। अगर ये प्लस है तो ये जीबी बन रहा है क्या, देख के बताइए, ऐसा फील हो रहा है आपको? हाँ सर। सम ऑफ जीबी आ रहा है, हाँ सर, r equals to x आ जाएगा। तो सम ऑफ जीपी में अगर 1 प्लस एक्स की पावर 10 आपका फर्स्ट टर्म है, तो कॉमन रेशियो क्या आ रहा है? r, हाँ सर, x है। हाँ सर, x अपॉन 1 प्लस यस x। सर। यस सर, बिल्कुल टोटल बिल्कुल बिल्कुल। टोटल टर्म 11 दिख रहा होगा आपको, पता चला 11 है, हाँ सर। 0 से 10 तक काउंट हाँ में सर। 11 ही होता है। x अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस 1, ये चीज समझ में आ गया क्या, बता दीजिए। आ गया सर। अच्छा यही है, ये सम जो एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन का मतलब यही है। अभी एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करके देखते हैं क्या होता है, तो जहां तक स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं क्या होता है, लेट्स सी। तो ये मेरे ख्याल से आपका आ रहा है, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर दिख रहा है, नीचे आपका 1 प्लस एक्स की पावर 11 आ जाएगा, और ऊपर आपका आ रहा है मेरे ख्याल से -1 अपॉन 1 प्लस एक्स, यही आ रहा है ना। यस सर। ये तो पावर 10 हो ये जाएगा, 10 वाला पावर भी कट जाएगा, और माइनस लगा है इसलिए आगे पीछे लिख देते हैं, तो सम हो जाएगा आपका 1 प्लस एक्स तो की वो पावर दोनों नहीं 11 कटेंगे सर, हाँ, तो वो दोनों नहीं कटेंगे, वो x की सर पावर नहीं 10। कटेगा सर, होल पावर में, और वो अच्छा नहीं सर, अंदर। नहीं वो सर आपने ब्रैकेट के अंदर लिख दिया उसको, मैंने गलत लिख दिया है, और वो बाहर होगा। अभी कट रहा है हाँ ना? सर, कट हाँ जाएगा। सर, यस ठीक। कट सर। तो नहीं रहा। लिखा गलत है भाई, तुम समझो सही ना, हाँ सर। तो गलत लिखने के बहुत नुकसान है, देख लो, मैं आपको एक आध बार रिपीट भी कहूंगा, गलत पढ़ना, गलत लिखना और गलत सोचना बहुत नुकसान है। अभी गलत लिख के अगर मैं इसी को सोचते रहता कि कटेगा नहीं कटेगा, और फिर वो दिमाग से उड़ जाता, तो फिर सोचो आप अच्छा खासा बनाया हुआ क्वेश्चन नुकसान कर बैठते हैं, समझ होता है, गलत लिखने का नुकसान होता है। तो ये यस सर। यस सब सर। चीजें जब लाइव क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तभी दिखता है। चलो ठीक है, समझ में आ रहा है क्या ये? यस आ गया सर। सर। चलिए अभी ये समझ में आ गया कि इस पूरे लाइन का एक ही मतलब है भैया, कि ये पूरे लाइन को हम लिख देते हैं 1 प्लस एक्स की पावर 11 माइनस एक्स की पावर 11। ये समझ में आया क्या? हाँ यस सर। इसी में आपको x प्लस 7 का कोफिशिएंट पूछ रहा है। आपने अगर बाइनोमियल पढ़ा होगा तो बाइनोमियल से आप बना सकते हैं, फॉर्मूला आपको याद होगा, NCR करके आएगा, और सीधे सीधे आंसर मेरे ख्याल से 11C7 कुछ होना चाहिए, या 11C6 क्या होना चाहिए, या कुछ और होना चाहिए, क्या बोलते हैं आप? 6 होना चाहिए सर, 0 से स्टार्ट, हाँ 6 होना होना चाहिए, चाहिए 11C। अच्छा क्या बोलते हैं बाकी लोग? सर। एक सेकेंड सर, एक सेकेंड। 6 होना चाहिए, 7? 7 टर्म चाहिए सर, तो 6 होना चाहिए। 11C6 सर, 7 टर्म निकालने तो सर 0 से स्टार्ट करेंगे तो 6 टर्म आना चाहिए। फॉर्मूला सर क्या होता 6 है ही वैसे? होना चाहिए। क्या होता है 11C6 फॉर्मूला, क्या होता तो है? 1 प्लस एक्स की पावर n वाले में NCR x इंटू एक्स की पावर r होता है। हाँ ओम दीवान कुछ बोल नहीं रहे हो? सर शायद इसमें सर मेरे को लगता है कि हम लोग पीछे से स्टार्ट कर रहे हैं, तो 10 - 7 वाला कोई सा कंसेप्ट लगेगा क्या? हाँ
सर आर की जैसे वैल्यू ये 4 आ रही है सर। हाँ सर वही बोल रहा हूँ सर, क्योंकि पीछे से चालू करेंगे ना हम लोग, 10 9 8 7 ऐसे जाएंगे तो फिर फोर्थ आएगा। नहीं पीछे से मतलब समझा नहीं मैं। हाँ सर। तो जैसे हम लोग की जो जनरल इक्वेशन होती है वो क्या होती है, वन प्लस मतलब पहले वन होती है, फिर वन प्लस एक्स की पावर वन होती है, फिर वन प्लस एक्स की पावर टू होती है, ऐसे करके बायनोमियल की इक्वेशन चलती है ना, 0 1 2 3 4। बट इसमें क्या दिया है, 10 9 8 7 6 5 4 ऐसे, मतलब डिक्रीजिंग में दिया है, तो हम लोग पीछे से स्टार्ट करेंगे लेना, सिलेक्ट करना एक्स की पावर 7 को। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, डिस्कशन कर लेते हैं। 4 ही आ रहा है ओके ठीक सर है आर का वैल्यू। हाँ हाँ सर वही। 11 आर से आ का रहा है। वैल्यू 4 आ रहा है सर। हाँ सर। हाँ 4 आ रहा है ना, ठीक है। हमारे पास ये एक्सप्रेशन है 1 प्लस एक्स की पावर 11 माइनस एक्स की पावर 11, और ये सम है आपको, और एक्स की सर पावर सी 7। आना चाहिए फिर, हाँ आंसर सी आना चाहिए। अच्छा 11C7 या 11C4 जो भी है, यही आपका आंसर है ना। हाँ अच्छा अच्छा, ये बाइनोमियल में कुछ गड़बड़ कर रहे हो क्या, बाइनोमियल का फॉर्मूला लगाने में, क्या आप सही लगा रहे हो? अच्छा मुझे याद नहीं, फॉर्मूला याद नहीं है, मैं बाद में डिस्कशन कर लेता हूँ। अगर मैं सर बिना मेरे फॉर्मूले को के याद लगाता और नहीं। फॉर्मूला नहीं भी पता, अच्छा फॉर्मूला अगर मैं भूल गया, मेरे को याद नहीं आ रहा है, तो अगर मैं फॉर्मूला लगाता तो कैसे लगाता? 1 प्लस एक्स की पावर 11 का मतलब समझ रहे हो आप? 7 लेने हैं, 7 बार लेने हैं, 1 प्लस एक्स ऐसे 11 बॉक्स हैं, बॉक्स समझते हो? यस एक में सर। 1 रखा है और एक में x रखा हुआ है। कितने x चाहिए आपको? 11 बॉक्स में से 7 कितने x चाहिए? बस हो गया, खत्म बात। कहाँ फॉर्मूला के चक्कर में जा रहे हो? सर मेरे को भी फॉर्मूला नहीं याद है। बोलो, फॉर्मूला की सर इसलिए जरूरत ही नहीं, बाइनोमियल हटा दिया है सीबीएसई ने, इसीलिए बाइनोमियल थ्योरम ही हटा दिया है, क्योंकि उसकी जरूरत ही नहीं पड़ती अगर आपने परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगा लिया है तो। सर हटा दिया मतलब? सिलेबस से हटा दिया ना, 11 के सिलेबस से हटा दिया बाइनोमियल 11 थ्योरम। से हटा दिए। 11 में चार सर बहुत पूरा सारे से हटा चैप्टर दिया खत्म। बाइनोमियल? अरे तुम लोग को पता है 11 का कोर्स खत्म होने वाला है अभी, हो जाएगा 15-20 दिन में कोर्स खत्म हो जाएगा, मुश्किल से 3-4 वाह। चैप्टर तो सर बचे हैं। हटा क्या क्या है सर? मैथमेटिकल वो पीएमआई हट गया, बाइनोमियल थ्योरम हट गया, और तुम्हारा जो एक है ना पीक्यू वाला चैप्टर, मैथमेटिकल रीजनिंग, हाँ सर। ट्रू फॉल्स, याद आया, वो सब हाँ हटा सर। दिया। सर उसके क्वेश्चन तो सर डायरेक्ट आ जाते हैं सर जेई मेंस में, हम लोग तो आते उसको हैं, छूते भी नहीं है, बिल्कुल क्योंकि आते हैं, हमको बिल्कुल आते हैं, बिल्कुल आते हैं, बिल्कुल आते हैं। अभी इसलिए रिवाइज करेगा ना सिलेबस। चलिए एक और क्वेश्चन डिस्कशन कर लेते हैं, लास्ट 2-3 मिनट रह गए। क्वेश्चन नंबर 70 मेरे ख्याल से आपका डाउट है, हाँ सर। यस सर। तो ये मैं यस आपको सर, ये बता दूं, आप लास्ट इसी है। से बना लेना। ठीक है, मैं आपको समझा देता हूँ, यहीं से समझा देता हूँ, आप बना लेंगे, बहुत ज्यादा उसमें मेहनत नहीं करनी। और मेरे ख्याल से लास्ट ईयर मैंने आप लोगों को कॉन्ट्रापोजिटिव ये सब वर्ड मैंने बताया भी होगा और क्वेश्चन भी दिया होगा, तो ये उसी का क्वेश्चन है। कॉन्ट्रापोजिटिव याद है क्या? मैंने बोला भी था कि ये काफी जेई में आता है। अगर भूल गए होंगे तो मैं आपको बता देता हूँ फिर से कि मैं आपको क्या बोलना चाह रहा था। तो कॉन्ट्रापोजिटिव वर्ड जो सर आप यूज बता हुआ है वो दीजिए। आपको बस, हाँ सर आप बताइए। हाँ मैं आपको बता देता हूँ, मेरे ख्याल से भूल गए होंगे। तो देखो यहीं से मैं आपको समझा देता हूँ, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। अभी हैव ओनली 2 मिनट्स। देखिए ये क्वेश्चन बताने का मतलब है कि कॉन्ट्रापोजिटिव वर्ड का मतलब आप समझ लीजिए कि स्टेटमेंट है P इम्प्लाइज Q है, क्योंकि तो इसी फॉर्म में दिख रहा है P इम्प्लाइज Q। तो इसका जो कॉन्ट्रापोजिटिव होता है नॉट Q इम्प्लाइज नॉट P होता है। और कभी भी एंड लगा है, एंड का जो नॉट होता है वो आपको पता है। जैसे अगर मैं बोलूं कि P, जैसे X इंटरसेक्शन Y का एंड का नॉट लगा है, नेगेशन ऑफ एंड जो होता है वो हमेशा यू और ऑफ नेगेशन होता है, और ऑफ नेगेशन दिख रहा है, और ऑफ नेगेशन। हम्म। तो यहाँ पे सी और बी दोनों ऑप्शन एक जैसा लिखा है, प्रिंटिंग एरर होगा मेरे ख्याल से, तो यही ऑप्शन सही है, आप देख लो। और समझ में आ रहा है देन के बाद? सर बी लास्ट नहीं आ रहा? में चेंज है सर, सी और बी में। हाँ सर सी बी और लास्ट बी वाला जो में क्या टर्म चीज है? लिखा है, लास्ट मुझे वाला जो बी। बी और सर तो सी होगा आंसर। अच्छा लास्ट वाला चेंज मतलब, मुझे तो पता ही नहीं चला, दोनों एक जैसे दिख रहा है। बीडी और बीडी वाला सर रिलेशन लास्ट वाला बी और डी का रिलेशन चेंज है दोनों में। बी और डी का रिलेशन चेंज, अच्छा हाँ यहाँ पे करेक्ट सर करेक्ट, तो देखो सी देख लो होगा ना आंसर, आंसर फिर तो। सी आंसर, करेक्ट करेक्ट, यू आर राइट।
समझ में आ गया क्या? अच्छा देखो 71 Yes, sir. क्वेश्चन जो है 71 मेरे ख्याल से आपने डाउट पूछा था कि नहीं पूछा था? नहीं पूछा था, नहीं पूछा सर, था। नहीं सर, नहीं बन बन गए गया थे था। सर इसके आगे भी सर। लेकिन बन फिर भी गया था आपको easy है। सप्लीमेंट्री मटेरियल में आपने एक लिमिट पढ़ा होगा, लिमिट ऑफ log of 1 Log plus 1 x log 1 divided by plus x by x equals equals to 1। हाँ सर, और बस दूसरा इसी से बात बन ये गया। याद रखिएगा। Yes, sir. अच्छा आपके बीएससी 11th में जो सप्लीमेंट्री मटेरियल है उसमें जो लिमिट के दोनों फॉर्मूले बहुत यूजफुल हैं, जेई में बहुत बार यूज होता है, वो जरूर आप पढ़ लेंगे, वो 2 फॉर्मूले पे सब बन जाएगा, ठीक है? चलिए Yes, क्लास sir. आप करते हैं ना। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू।